हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो बिहार विशेष सर्वेक्षण भूमि का चल रहा है उसे जो भी अपडेट निकल के आ रहा है आप लोग को रूबरू कराया जा रहा है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के बारे में। और ये हमें बताएंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव जो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, विनोद कुमार झा। इन्हीं के द्वारा इस अधिनियम को तैयार भी किया गया था। ये उन्हीं के द्वारा हम लोग बिहार दाखिल खारिज अधिनियम को समझते हैं। आज का विषय है दाखिल खारिज अधिनियम और नियमावली। ये आज के डेट में हम लोग जो दाखिल खारिज वादों का निष्पादन करते हैं वह उसके लिए हमारा अधिनियम है बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 और बिहार दाखिल खारिज नियमावली 2012। इसी के तहत हम करते हैं। थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसके मतलब क्या कहते हैं फैक्ट्स पर आने से पहले इसको हम 2-3 भागों में विभक्त करके आपको बतलाएंगे। पहला यह है कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है उसको समझा दें। दूसरी बात है कि आज का जो 2011 का दाखिल खारिज एक्ट और मतलब क्या कहते हैं 12 की जो नियमावली में उसमें क्या प्रावधान है उसकी चर्चा हम करेंगे। और इसमें व्यापक संशोधन किए गए हैं 2017 में, जिसको कि हमने ही तैयार किया था। और मतलब विधि विभाग विधानसभा जो भी उसकी मतलब क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स है उसके आलोक में इसमें जो भी चेंजेज आए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, रादर संशोधन हुए हैं 2017 में, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। मोरओवर ऑनलाइन दाखिल खारिज की अवधारणा 2011 के एक्ट में नहीं थी, वह 2017 में आ गया। और राज्य के जितने भी 534 संचालन सबको ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। तो उसकी भी थोड़ी सी प्रक्रिया मतलब एक्ट तो यही है, नियमावली तो यही है, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया में जो थोड़ा बहुत चेंजेज आया है उसको भी हम बतलावेंगे। और कुछ दो एक जो हमारे आज के वर्तमान में अंचल अधिकारी लोग जो मतलब कि गलत कर रहे हैं, हम 2-3-4 ऐसे केस रिकॉर्ड की भी चर्चा करेंगे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। आप भी अपने क्षेत्र में जाएं तो कभी आपको काम करने का मौका लेंगे अंचल अधिकारी के रूप में, तो इस ढंग की पुनरावृत्ति न करें। इसीलिए वह बड़ा मॉडल टाइप का है। कुछ लोग ऐसा गलत आदेश लोग पारित करते हैं, थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि बैकग्राउंड में थोड़ी सी चर्चा इसको करेंगे कि यह 2011 में क्यों लाना पड़ा। दाखिल खारिज 2011 के पहले भी होता था। आपकी जानकारी के लिए आप जानते भी होंगे कि 1973 में दाखिल खारिज का एक्ट लाया गया था राज्य सरकार के द्वारा। और वह उसका मतलब क्या कहते हैं यही रूपरेखा यह सरकार के द्वारा छपा हुआ है, कोई प्राइवेट एजेंसी का यह बुकलेट नहीं है। जिस मतलब यह गवर्नमेंट के द्वारा जो छापा गया था वही उसकी एक प्रति मेरे पास में है, जिसको मैं आपको बतला दूं कि यह है दाखिल खारिज। इसी बिहार अभिधारी होल्डिंग ब्रैकेट में अभिलेखों का अनुरक्षण अधिनियम 1973, अभिलेखों का अनुरक्षण यह ब्रैकेट में है, और बिहार अभिधारी होल्डिंग अधिनियम 1973। और यह मतलब क्या कहते हैं इसी में जो भी प्रावधान था उसी के लाइट में दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया जाता था। लेकिन और इसके भी पहले दाखिल खारिज होते थे 1973। आप कहेंगे कि 1973 में यह अधिनियम आया तो उसके पहले भी तो दाखिल खारिज होता ही था, अवश्य होता था। दाखिल खारिज होता था 1952 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत मतलब क्या कहते हैं अंचल अधिकारियों को दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की शक्ति प्रदत्त की गई थी। और उसके बाद फिर 1959 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को इसका एपीलेट बड़े लंबे समय के बाद इसका एपीलेट अथॉरिटी घोषित किया था अधिसूचना के माध्यम से। वहाँ कोई एक्ट नहीं बना था, कोई नियमावली नहीं बनी थी, लेकिन प्रोसेस फ्लो की चर्चा उसमें की गई थी। और आप यह जानना चाहेंगे कि 1952 के पहले भी दाखिल खारिज होता था, निश्चित रूप से होता था। खरीद बिक्री होती थी तो उसके तहत तो नाम में परिवर्तन जमाबंदी में होती ही थी। तो वह आपकी जानकारी के लिए कि रिकॉर्ड मैनुअल बना था 1895 में। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट बना, जो 1938 में उसका नाम बिहार टेनेंसी एक्ट मतलब बदल के किया गया। ओरिजिनली इट वाज बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में, जो हम लोग कहते हैं बिहार टेनेंसी एक्ट 1885, ओरिजिनली इट वाज बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। लेकिन बंगाल और उड़ीसा को अलग होने के बाद 1938 में उसका नाम पड़ा
बिहार टेनेंसी एक्ट। तो इसीलिए हम लोग सामान्यतः उसको बतलाते हैं कि नहीं, बिहार टेनेंसी एक्ट 1885। तो वह बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और रिवॉल्यूशनरी एक्ट था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कहा जाए। तो उसके जस्ट बाद 1895 में रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट आया। उसी के सेक्शन 3 से लेकर 27 में इस दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की भी चर्चा की गई है, अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्ड मेंटेनेंस। और उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि सब रजिस्ट्रार, यह जो पद है अंचल अधिकारी का पद, मान लीजिए 54 ईस्वी से चल रहा है, 53-54 से, तो सब रजिस्ट्रार का पद बड़ा पुराना पद है। ब्रिटिश के पीरियड में भी यह मतलब ज़्यादा रादर उस पद की गरिमा कहिए या उसका जो इम्पोर्टेंस कहिए सो रादर थोड़ा और सब पद के क्रिएट होने से घटा है। दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की भी शक्ति अपार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन को निष्पादित करने के साथ साथ यह शक्ति भी उन्हीं में थी। और उस जमाने में जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट में जो प्रावधान था उसके तहत सब रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध में कलेक्टर अपीलेट अथॉरिटी हुआ करता। तो यही मतलब दिस इज द बैकग्राउंड। अब 1973 के एक्ट को क्यों चेंज करना पड़ा? 1973 के एक्ट में ओरिजिनली यह प्रावधान किया हुआ था कि जब भी कोई दाखिल खारिज का पिटीशन आवेगा अंचल कार्यालय में तो उसको जांच के लिए दिया जाएगा सरपंच ऑफ द पंचायत को, और सरपंच साहब को यह था कि 60 दिन में आप इसकी जांच करके अपना रिपोर्ट दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें मतलब क्या कहा जाए, सरपंच साहब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे। अगर कि मान लीजिए कहीं पर में उनको कोई अपना इंटरेस्ट है या उनके सपोर्टर्स का इंटरेस्ट है तो इस स्थिति में वो डिले कर दिए, रिपोर्ट गलत आ गया। वे कोई सैलरी स्टाफ नहीं थे, इसीलिए मतलब क्या जितना अनुशासित होना चाहिए वह नहीं था, सबऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग नहीं था। इसी के कारण बिहार सरकार ने इसको फील किया कि नहीं, इसमें थोड़े से परिवर्तन होना चाहिए। मोरओवर यह एक्ट है, नियमावली है, गवर्नमेंट मतलब क्या कहते हैं जो अब सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, तो थोड़ा सा इसको और स्ट्रेंथन किया जाए। तो 1978 में इसमें संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया। अभी जो आप दाखिल खारिज का रूप देख रहे हैं वह समझिए कि ओरिजिनली 1978 से चल रहा है। इनफैक्ट वह इसलिए कि 1978 के संशोधन में इस बात का उल्लेख किया गया कि नहीं, अब सरपंच साहब इसकी जांच नहीं करेगा, बड़ा हल्का कर्मचारी और अंचल निरीक्षक इसकी जांच करके प्रतिवेदन देंगे। तो यह समझिए कि यह जो रूप है वह 1978 से चल रहा है। तो इस एक्ट के तहत हो रहा था। और अभी भी झारखंड में जो 1973 और 1978 के संशोधित मतलब क्या कहते हैं दाखिल खारिज एक्ट है, उसी के तहत दाखिल खारिज वादों का निष्पादन अभी भी हो रहा है। बिहार राज्य में मतलब कि झारखंड को अलग होने के बाद 2011 में हम लोगों ने बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 लाया। अब दाखिल खारिज अधिनियम 2011 और नियमावली 2012, यह जो एक्ट और मतलब क्या कहते हैं नियमावली होती है, तो जो एक्ट होता है एक्ट में सभी बातें रहती हैं। तो आपको कभी यह जिज्ञासा होगी कि भाई नियमावली क्यों बनती है। हर एक एक्ट का देखिएगा कि एक उसकी नियमावली बनती है। तो एक्ट में मोटा मोटी प्रावधान को अंकित किया जाता है और नियमावली होती है कि किस प्रक्रिया के तहत इसका मतलब इस काम का इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसका संपादन कैसे होगा, इसका माइन्यूट डिटेल्स डाला जाता है। उसी के तहत इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसके एक्ट और नियमावली दोनों को साथ साथ लेके चलें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सभी एक्ट में सेक्शन पहला जो रहता है उसमें यही लिखा रहता है कि भाई यह जो एक्ट है वह इस राज्य के या अगर कोई नेशनल एक्ट है तो यही लिखा रहेगा कि भारत देश का भौगोलिक क्षेत्र में यह प्रभावी होगा। चूंकि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो जमीन जो है वह राज्य के सूची में मतलब अब संविधान में के 8th शेड्यूल में यह प्रावधान किया हुआ है कि एक दे दिया राज्य सूची, एक दे दिया केंद्र सूची, एक दे दिया संपरिवर्तन कंकरेंट लिस्ट। जो ऐसे कुछ विषय हैं जैसे स्वास्थ्य है तो राज्य सरकार भी देखती है, केंद्र सरकार भी देखती है। बहुत सारे आइटम हैं जैसे क्या कहते हैं डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है तो केवल केंद्र सरकार देखती है। डिफेंस और इससे कोई मतलब राज्य सरकार को नहीं है, एक्सटर्नल अफेयर्स से राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। और कुछ ऐसे आइटम है जो कि केवल राज्य सरकार देखती है। उदाहरण के लिए भूमि का प्रबंधन जो है केंद्र सरकार में आप कोई नहीं सुने हुएगा कि कोई है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, तो राज्य सरकार में यह शक्ति निहित है। राज्य सरकार की जो सूची है राज्य सरकार के द्वारा जिन जिन कामों को किया जाएगा उसमें मतलब क्या कहते हैं भूमि का प्रबंधन भी रखा गया है। इसी के तहत दाखिल खारिज अधिनियम राज्य सरकार ने बनाया 2011 में, इसी मतलब कि संविधान के इस प्रावधान के तहत। तो यह मतलब क्या कहते हैं इसके सेक्शन 1 की मैं चर्चा कर रहा था। रूल 1 में यह प्रावधान किया हुआ है कि यह जो है एक्ट वह बिहार राज्य का जो आज के डेट में बिहार झारखंड के कटने के बाद जो बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्र है रादर, इस क्षेत्र में मतलब भौगोलिक भूभाग में यह प्रभावी होगा।
सेक्शन 2 में देखिएगा, इसको आप इसमें अंचल अधिकारी को, संचल निरीक्षक को, राजस्व कर्मचारी को, दाखिल खारिज को, हर चीज को परिभाषित किया गया है जो अन्य एक्ट में भी किया जाता है सामान्यतः। कोई नई बात इसमें यह चीज नहीं है। सेक्शन 3 से हम चलते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 में यह प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी आदमी दाखिल खारिज के लिए पिटीशन कैसे देगा, कहाँ कहाँ देगा। तो इसमें यह प्रावधान है सेक्शन 3 में, और मतलब क्या कहते हैं रूल 3 दोनों में यह प्रावधान किया हुआ है कि कोई भी आदमी दाखिल खारिज का पिटीशन वह अंचल कार्यालय के आरटीपीएस के काउंटर पर देगा। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का एक काउंटर चलता है जहां आपका जितना भी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, इन सब का पिटीशन लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का जो काउंटर आपके सभी अंचल में चल है उसमें डाला जाता है। और लोक सेवाओं का उसमें मतलब क्या कहते हैं, उसके जो ऑपरेटर होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि जिस समय पिटीशन आता है वे उसको देख लें कि उसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, वे उसको ले लेंगे। और जब मतलब क्या कहते हैं उसके आरटीपीएस के काउंटर्स के, और कोई भी आदमी कोई मतलब क्या कहते हैं सरकार का यह विधान है कि कोई आदमी कोई चीज़ देता है, ऑफिस में भी कोई पिटीशन देता है तो उसको एक प्राप्ति रसीद दे देना है। तो लाइकवाइज मतलब क्या कहते हैं इसमें भी यह प्रावधान किया हुआ है कि इसका प्रपत्र 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रपत्र है। प्रपत्र 4 में सो क्या कहते हैं उस जो कोई भी आदमी अगर आरटीपीएस के काउंटर पर पिटीशन देता है तो उसको प्रपत्र 4 में एक प्राप्ति रसीद दे दी जाएगी। इसी तरह से कोई भी आदमी मतलब क्या कहते हैं अगर कोर्ट कैंप, दाखिल खारिज का पिटीशन यहाँ लिया जाएगा या कोर्ट कैंप में लिया जाएगा। दाखिल खारिज मतलब क्या कहते हैं राजस्व का जो शिविर आयोजित होता है पंचायतों में, गाँव में, तो वहाँ जाके वहाँ भी कोई आदमी उपस्थित होता है तो वहाँ भी वो अपना दाखिल खारिज का पिटीशन अपने मतलब डीड के साथ में जो भी उसका शेड्यूल के साथ में जो भी एप्लीकेबल उसमें होगा उस केस में उसके साथ वह पिटीशन देगा। तो वहाँ भी उसको प्राप्ति रसीद प्रपत्र 4 में देने की, अगर मान लिया जाए आपके पास में आरटीपीएस का काउंटर को ही आप लेके चले गए हैं गाँव राजस्व के शिविर में तो वहाँ प्रिंटेड देंगे, और नहीं तो फिर आप हैंड रिटन वहाँ पर में एक प्राप्ति रसीद उसको दे देंगे। और जो भी वहाँ पर में पिटीशन आवेगा उसकी एंट्री फिर शाम को, अगर आरटीपीएस मतलब क्या कहते हैं कंप्यूटर सेट के साथ आप नहीं गए हैं तो राजस्व के शिविर में तो जो भी पिटीशंस आते हैं यह प्रावधान किया हुआ है कि उसको आप लौट के आएंगे तो शाम को उसको सभी फिर मतलब कि जितने भी पहले से थे वहाँ उसमें चढ़ जाएगा, उसको उसकी एंट्री कर दी जाएगी। और जब उसकी एंट्री हो जाएगी आरटीपीएस के काउंटर पर, प्राप्त रसीद प्रपत्र 4 में जब आप दे देंगे तो उसके बाद से वह मतलब कि आरटीपीएस का जो ऑपरेटर है, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसको सेम डे अंचल कार्यालय को उपलब्ध करा दे। और अंचल कार्यालय को जब वह उपलब्ध करा देगा तो सेक्शन 3 और नियम 3 तीनों ही में यह प्रावधान। अब वहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान यह किया हुआ है कि कोई भी आदमी हित अर्जित करने का, अब सेक्शन 3 को आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 3 के तीसरे ही लाइन में यह लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी हित अर्जित करने के 90 दिनों के अंदर दाखिल खारिज का पिटीशन अंचल कार्यालय में देगा या शिविर न्यायालय में देगा। तो वो सामान्यतः आप पाएंगे कि 80 से 85% पिटीशन 90 दाखिल मतलब हित अर्जित का कोई आदमी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है और वहाँ जो जमीन का रजिस्ट्रेशन कराता है तो सामान्यतः हुआ 90 दिन के बाद ही उसको डीड मिलने में, और जो भी मतलब क्या कहते हैं जो सामान्यतः देखा गया है कि 80% 85% पिटीशन 90 दिन के बाद आते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह महसूस किया गया कि यह प्रावधान रहने से हो सकता है कभी कोई इसको चैलेंज कर दे, तो ऐसा नहीं हो कि दाखिल खारिज के जो बाद डिस्पोजल हुए हैं वे सभी के सभी मत अवैध घोषित कर दिए जाएं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसीलिए 2017 में हम लोगों ने थोड़ा सा उसको मतलब इसको रिलैक्स किया, रिलैक्स इन द सेंस कि उसमें संशोधन करके और सेक्शन 3 में यह प्रावधान कर दिया कि कोई भी आदमी अगर 90 दिन के बाद दाखिल खारिज का पिटीशन देता है तो उसके साथ वो अगर एक कंडोनेशन पिटीशन डाल देता है तो उसको समय मतलब उसका जो विलंब है उसको क्षांत समझ लिया जाएगा, कंडोन समझ लिया जाएगा, और मेरिट के आधार पर में उस डीड का जो भी मेरिट होगा, उस हित अर्जित करने का जो कागजात है उसका जो मेरिट होगा उसके आधार पर में अंचल अधिकारी निर्णय लेंगे। तो अब थोड़ा सा वह 90 दिन की जो बाध्यता है वह इसमें मतलब कंडोनेशन की बात नहीं थी तो उसको यह डाल दिया गया और मतलब क्या कहते हैं यह प्रावधान कर दिया गया है। जब कोई भी पिटीशन आ जाता है अंचल कार्यालय में प्राप्ति रसीद दे दी जाती है तो मतलब क्या कहते हैं जो कार्यालय के सहायक हैं, अंचल अधिकारी हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो उसको दाखिल खारिज के पंजी में इसकी प्रविष्टि करावेंगे।
और दाखिल खारिज की पंजी है प्रपत्र 5। पहले रजिस्टर 7 और 27 हुआ करता था। अभी भी बहुत सारे अंचल अधिकारियों से जो मुखातिब होते हैं बात करने का मौका लगता है, तो उनको यह पता नहीं है कि प्रपत्र 5 में हमको पंजी संधारित करना है। आज भी बहुत ऐसे अंचल हैं जहां प्रपत्र 7 और 27 चल रहा है। वह इससे भी पता चलता है कि कभी कभी बड़े पदाधिकारियों का इंस्पेक्शन नोट आता है विभाग में, तो उसको देखने का मौका लगा है, तो उसमें यह लिखा रहता है कि अंचल कार्यालय के मतलब निरीक्षण के क्रम में प्रपत्र 7 और 27 संधारित पाया गया। तो आज के डेट में वह मतलब कि नहीं प्रभावी है। प्रपत्र 5 में मात्र एक ही पंजी संधारित करना है, अब वह प्रपत्र 5 में संधारित करना है। तो उसमें जब कोई पिटीशन आवेगा तो उसकी प्रविष्टि, प्राप्ति रसीद देने के बाद उसकी प्रविष्टि प्रपत्र 5 में जो संधारित दाखिल खारिज पंजी है उसमें कर देना है। वह मतलब कि मैंडेटरी है, कर देना। जो वह इस इन ऑर्डर ऑफ जैसे जैसे प्राप्त होगा, मान लिया जाए कल 521 तक का हमारा सीरियल था, आज जो पहला पिटीशन आवेगा वह 500, उसका केस नंबर 522 हो जाएगा और उसी क्रम में वह दिन भर चलेगा और इसी क्रम में वह सब दिन चलेगा। मतलब पूरे एनुअल होता है यह रजिस्टर होता है 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक प्रभावी रहता है। फिर 1 अप्रैल से अगले साल वह फिर नया मतलब पंजी क्या कहते हैं प्रपत्र 5 में पंजी को संधारित करना है। वह हो सकता है उसी रजिस्टर में अगर बहुत जगह है तो आगे वो लिखा जाएगा कि मतलब 18, 19, 19, 20 वह लिख के वहां से केस नंबर फिर लेकिन 1 से शुरू हो जाएगा 19, 20 का। तो यह मतलब क्या कहते हैं आया पंजी में प्रविष्टि हुई, उसका अभिलेख एक संधारित होगा, अभिलेख खुल जाएगा और जो नंबर रजिस्टर में पढ़ेगा वही नंबर अभिलेख में पड़ जाएगा कि ये 522 क्या कहते हैं 18, 19। और वह जब मतलब क्या कहते हैं अभिलेख के रूप में वह संधारित हो जाएगा तो उसके बाद उसमें अंचल अधिकारी का आदेश होगा कि भाई यह मतलब क्या इसकी जांच करके प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से देंगे। और वह डिड जो है अभिलेख रहेगा यहाँ, वह डिड अगर हल्का कर्मचारी उसको देख ले, उसके डिटेल्स को लिख के जाके जांच करें, या चाहे तो उसके डिड की जो फोटो कॉपी उसमें लगी हो उसको दें। और यहाँ आपको यह बतला देना हम चाहेंगे कि म्यूटेशन के लिए ओरिजिनल डिड देने की बाध्यता नहीं है। कोई भी आदमी अपने फोटो कॉपी डिड को स्व अटेस्ट करके दे सकता है। अब यहाँ हम आपको थोड़ा सा यह बतलाना चाहेंगे कि किन किन कागजातों के आधार पर में दाखिल खारिज बार के लिए कोई भी आदमी पिटीशन दे सकता है और उसमें से कौन से रजिस्टर्ड होंगे और कौन किसमें रजिस्टर्ड होने की बाध्यता नहीं है। पहला उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो सबसे ज्यादा संख्या में दाखिल खारिज के बाद मतलब खुलते हैं, दाखिल खारिज बातों का निष्पादन होता है। हित अर्जित करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह साधन वह यह है कि कोई भी आदमी खरीद करता है जमीन को, कोई आदमी बेचता है, कोई खरीदता है, तो मतलब क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इस प्रकार के डीड को रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। यह नहीं कि कोई आदमी 1000 रुपया के स्टाम्प पेपर पर में जमीन को खरीद लिया और उसके आधार पर वह चला गया स्टाम्प में या एक एग्रीमेंट बना लिया कि हम 2 लाख रुपया अभी जमीन खरीद रहे हैं, इतने तारीख को इनको हम चेक नंबर इतना से 2 लाख रुपया मालिक को पेमेंट किया और एक मतलब क्या कहते हैं एग्रीमेंट कर लिया 1000 रुपया के स्टाम्प पेपर पर, और उसको लेके अगर वह देता है अंचल कार्यालय को तो उसके आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं होगी। हमारे एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि सेल परचेज हर हालत में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेल परचेज का डॉक्यूमेंट दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड, तभी उसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है गिफ्ट। वह भी बहुत मतलब कि धड़ल्ले से चलता है। किसी को मान लीजिए अपना लड़का नहीं है या किसी को वह चाहता है उसके पास में इतनी ज़्यादा संपत्ति है, वह चाहता है कि कुछ गिफ्ट में हम किसी डिस्टेंट के रिलेशन को दे दें, गिफ्ट में हम किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दें, हम गिफ्ट में किसी मठ मंदिर को दे दें, किसी और गरीब आदमी को दे दें जो हमारी सेवा कर रहा है या किया है। तो ये गिफ्ट जो है इसके बारे में भी आपका एक्ट यह कहता है कि गिफ्ट डीड को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, यह भी अनरजिस्टर्ड नहीं चलेगा। वह स्टाम्प पेपर पर में या सादा कागज पर अगर कोई गिफ्ट करता है तो उसके आधार पर वह करे, लेकिन उसके आधार पर दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है एक्सचेंज। हो सकता है कि हमारी जमीन हम नौकरी करते हैं, मेरे गांव में कोई ऐसी जमीन है जो कमर्शियल पर्पस के लिए है, तो उसका इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है, लेकिन गांव का वैसा कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके पास में कोई दूसरा लिवलीहुड का साधन है तो वहां वह बिजनेस कर सकता है। ऐसा है भी, यह मेरे ही केस में है। हमने देखने का हमको मौका लगा कि मान लिया कमर्शियल प्लेस में मेरी जमीन है और खेती के लायक हमको जमीन चाहिए, वह जमीन हमारे लिए सुरक्षित भी नहीं है, मोर ओवर उसकी मेरे लिए उपयोगिता भी नहीं है, तो ऐसे जमीन से हमने भी एक्सचेंज कर रखा है। एक्सचेंज अगर आप करते हैं जमीन को और तब आप दाखिल खारिज कराने के लिए जाते हैं तो वैसी स्थिति में वह एक्सचेंज का भी डीड को
रजिस्टर्ड होना चाहिए। वह आपके यहाँ से सर्वे का ऑपरेशन जहाँ भी चल रहा है, यह क्वेरी भी आया है, एक प्रश्न के रूप में भी यह आया है कि क्या कहते हैं, लोगों ने मौखिक रूप में एक जमीन का एक्सचेंज कर लिया है और दोनों आदमी एक्सचेंज जमीन पर में पोजीशन में भी हैं, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे। तो हमारा यही कहना है कि आपका एक्ट यह कहता है कि नहीं नहीं, एक्सचेंज मस्ट बी रजिस्टर्ड। एक्सचेंज का जो डीड है दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। किसी आदमी ने मौखिक एक्सचेंज कर लिया, सादा कागज पर कर लिया, स्टाम्प कागज पर कर लिया, तो उसकी मान्यता हम नहीं देंगे फॉर आवर ऑफिशियल पर्पसेस। तो हम इस एक्ट के तहत एक्सचेंज डीड को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। डीड जब रजिस्टर्ड होगा और तब आएगा आपके पास में रजिस्टर्ड डीड का फोटोकॉपी स्व अभिप्रमाणित करके, मतलब जो भी डीड आएगा उसको फोटोकॉपी को स्व अभिप्रमाणित आवेदक ही कर देगा और उसी के आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई होगी। चौथा हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, चौथा और पांचवा एक दूसरे से मिला जुला है, यह बड़ा इसको समझने की जरूरत है। और सर्वे, और यहाँ जो हम आए हुए हैं तो यह हम दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन। तो इस सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए जो हम आगे जिस इंस्ट्रूमेंट की चर्चा कर रहे हैं वह दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वह यह है कि एक होता है कि कोई भी आदमी का निधन हो गया, तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि आज के डेट में भी मोर देन 50% ऐसी जमाबंदी चल रही है जिस आदमी का निधन हो चुका है, और आज के डेट में जो उस परिवार में जिंदा है उसके नाम से जमाबंदी नहीं चल रही है। जो पुराने आदमी, मतलब कि ऐसे आदमी जिनका निधन हो चुका है उन्हीं के नाम से, मेरे ग्रैंडफादर के नाम से, मेरे फादर के नाम से बहुत सारी जमीन की जमाबंदी चल रही है। राधा सभी जमीन की, हम लोगों के नाम से कुछ नहीं, अभी किसी जमीन की जमाबंदी नहीं चल रही है। वह तो ऐसे स्थिति में उसको अपडेट करना सामान्य, मतलब कि बेसिक सिद्धांत है कि किसी भी मरे हुए आदमी के नाम से जमाबंदी नहीं होनी चाहिए, सर्वे रिकॉर्ड में उसकी प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हैं तो अगर मरे आदमी के नाम से आप जमाबंदी खोलने की कार्रवाई करते हैं, दाखिल खारिज की कार्रवाई करते हैं, तो आप नोटिस देते हैं जमाबंदी रैयत को, क्रेता को, विक्रेता को आम सूचना देते हैं ना, तो मरे हुए आदमी के नाम से नोटिस होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में एडवर्स, मतलब कि ऑर्डर पारित किया है कि मरे हुए आदमी के नाम से अंचल अधिकारी ने नोटिस निर्गत कर दिया, इंक्रोचमेंट का, म्यूटेशन के मामले में या बहुत सारे मामलों में। तो यह नहीं होनी चाहिए। आप भी जब जाएंगे खानापुरी के स्टेज में, जब मतलब क्या कहते हैं आपको खाता खोलने की बात होगी, तो जो लोग जिंदा है उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा। तो आप अपने मन से कैसे, मतलब कि उसको शेयर डिसाइड करिएगा। तो इसी के लिए बहुत अच्छा होता कि एक अभियान के रूप में जब तक मैं राजस्व विभाग में था तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा, जब अंचल अधिकारियों से मुखातिब होने का मौका लगता था ट्रेनिंग के दौरान या किसी समीक्षात्मक बैठक में प्रमंडलीय और जिला के स्तर पर, तो हम इस चीज़ को मतलब कि हाईलाइट किया करते थे कि भैया जो क्या कहते हैं, अगर किसी आदमी का निधन हो गया है तो पिटीशन की भी जरूरत नहीं है। इस एक्ट को आप पढ़िएगा ना तो इसका प्रपत्र 8 है, बड़ा हम सभी प्रपत्र की चर्चा करेंगे। प्रपत्र 8 है वह कॉन्टैक्ट रजिस्टर है हल्का कर्मचारी का। हल्का कर्मचारी जब क्या कहते हैं अपने क्षेत्र में जाता है तो उसको उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह पता करेगा कि किस आदमी का निधन हो गया, तो उसका सक्सेशन म्यूटेशन के लिए प्रपत्र 8 में वह कॉन्टैक्ट रजिस्टर है उसका। प्रपत्र 8 में कॉन्टैक्ट रजिस्टर पर में वह उसकी एंट्री कर देगा। अब प्रपत्र 9 में वह इसकी सूचना अंचल अधिकारी को देगा और अंचल अधिकारी प्रपत्र 10 में उनसे प्रतिवेदन की मांग करेंगे और यह सुओ मोटो इसमें कार्रवाई अंचल अधिकारी को, मतलब ऑन द वेरी रिपोर्ट ऑफ द हल्का कर्मचारी करना है। इसमें आवेदक, मतलब किसी आदमी से क्या कहते हैं पिटीशन की भी जरूरत नहीं है। यह इतना रिलैक्स्ड है, यह मतलब क्या कहते हैं यह प्रावधान। और उसके आधार पर में हमारा यह कहना है कि मान लीजिए जाए किसी आदमी का निधन हो गया, उसमें सक्सेशन म्यूटेशन, उत्तराधिकारी जो सक्सेशन म्यूटेशन के साथ साथ अगर पार्टीशन म्यूटेशन भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, एकदम रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मामले में मतलब क्या कहते हैं हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक यह बोलते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज का जब ट्रेनिंग हो रहा था कि तीनों भाई में सहमति नहीं बनती है, 2 सक्सेसर्स में सहमति नहीं बन रही है बंटवारा का, कोई बात नहीं है। आप जो सक्सेसर्स हैं जमाबंदी, अगर कोई किसी जमीन को 2 आदमी खरीदेगा तो 2 आदमी के नाम से ज्वाइंट जमाबंदी होगी ना। तो लाइकवाइज सक्सेसर अगर 4 है, सक्सेसर 3 है, तो सबके नाम से ज्वाइंट जमाबंदी खुल जाएगी। इसमें क्या आपत्ति है किसी को? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुए। तो हमारा इतना ही कहना है कि अगर मान लीजिए मेरे फादर का निधन हो गया, उस जमीन पर में हम तीनों भाई आज के डेट में दखलकार हैं, तो ज्वाइंट अगर हमारे तीनों भाई के बीच में कोई सहमति नहीं बनती है तो ऐसे स्थिति में वह उसका ज्वाइंट जमाबंदी खुल जाएगी सक्सेशन म्यूटेशन करके, और उसके लिए किसी पिटीशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं हो रहा है, बड़े दुख की बात है, अपडेशन इस ढंग से नहीं हो रहा है। नंबर 2, एक होता है पार्टीशन म्यूटेशन, जो मैंने यह चौथा था मेरा सक्सेशन
तो वह हो जाना चाहिए। पार्टीशन म्यूटेशन जो है वह इसका 3 भाग होता है, इसको ये समझिए 3 ढंग से कोई भी आदमी पार्टीशन म्यूटेशन के लिए पिटीशन दे सकता है। सबसे आसान है पहला कि कोई भी आदमी एक सादा कागज पर में शेड्यूल बनावेगा। उदाहरण के लिए मैंने ही आपसे कहा कि मेरे मतलब क्या कहते हैं, हम 3 भाई हैं, हमारे फादर हमको 18 बीघा जमीन छोड़ के गए। अब उस जमीन को हम लोग एक शेड्यूल बनावेंगे कि भैया मतलब क्या कहते हैं, शेड्यूल 1 बड़े भाई नाम लिखा जाएगा वीरेंद्र मोहन झा, शेड्यूल बी विनोद कुमार झा, शेड्यूल सी अशोक कुमार झा, और तीनों में हम यह डाल देंगे कि अमुक खाता अमुक खेसरा, उसकी जो चौहदी है इतनी जमीन ए को मिले, इतनी जमीन बी को मिले, इतनी जमीन सी को मिले। हो सकता है कि बराबर न रहे, या हो सकता है जमीन के वैल्यूएशन के हिसाब से हम लोगों ने कि भैया अमुक जमीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बदले में 5 कट्ठा अगर बड़े भैया लेंगे तो हम उसके बदले में 10 कट्ठा लेंगे। तो वो तो आपसी राय है ना, आपस में सहमति बनी। आप कुछ नहीं, यह आपका कोई अधिकार नहीं है पूछने का कि भाई ये मतलब क्या कहते हैं 18 बीघा में 6 बीघा का नहीं लगा हुआ है, किसी को 5 बीघा है, किसी को 7 बीघा है, किसी को मतलब 6 बीघा है। तो यह मतलब इस ढंग से अगर कोई शेड्यूल बना के सादा कागज पर देता है, आपके एक्ट में यह प्रावधान किया हुआ है कि उसमें कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम वार्ड सदस्य पंच से लेके और ऊपर के सांसद और क्या कहते हैं जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, कोई भी आदमी के द्वारा वह अभिप्रमाणित अटेस्टेड होना चाहिए, और वह आपको पिटीशन आता है तो उसके आधार पर में भी दाखिल खारिज की कार्रवाई करना है। लेकिन इसमें आपका एक्ट यह कहता है कि ऐसे मामलों में सहमति होना आवश्यक है। तो वह जो शेड्यूल बना रहेगा उस पर सबका हस्ताक्षर होगा, लेकिन उस वह सही आदमी का हस्ताक्षर है कि नहीं है, इसको वेरीफाई, इसको एसर्टेन करना अंचल अधिकारी का दायित्व बनता है। और इसके लिए इसको एसर्टेन करने के लिए अंचल अधिकारी एक तिथि निर्धारित करेंगे, एक नोटिस देंगे कि भाई आप तीनों आदमी हमारे पास, तीनों भाई उपस्थित होकर यह हमको बतला दीजिए कि क्या कहते हैं आपकी सहमति से यह दाखिल खारिज का पिटीशन आया हुआ है, आपकी सहमति से यह पार्टीशन म्यूटेशन करना है, सहमति दिखला देंगे, आपको म्यूटेशन कर देना है। इसमें किसी प्रकार के रजिस्टर्ड डीड, स्टाम्प पेपर पर में सहमति इसकी किसी की जरूरत नहीं है। सादा कागज पर में कोई भी आदमी अपना पिटीशन दाखिल खारिज के लिए पार्टीशन पिटीशन दे सकता है। यह नंबर 1 है। नंबर 2 है कि कोई आदमी मतलब हमारी जो भी संपत्ति हम 3 भाग, हाँ बंटवारा पार्टीशन, वह बंटवारा हुआ। और कोई दूसरा रूप हो सकता है, बंटवारा का 3 रूप है। दूसरा रूप यह हो सकता है कि कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हम चले जाएं और जो हम लोगों ने अपना एक शेड्यूल बनाया उसको रजिस्टर्ड करवा लें। तो और पक्का क्या है कि अगर मान लीजिए सादा कागज पर हम बना के आज पिटीशन फाइल करते हैं, आज जिस डेट को अंचल अधिकारी बुलाते हैं तीनों भाई को, उस डेट तक हो सकता है किसी का माइंड बदल जाए, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो वैसा दाखिल खारिज नहीं, वो अस्वीकृत हो जाएगा। अगर एक आदमी भी उसमें असहमति व्यक्त कर देगा तो एक और रास्ता है, बड़ा अच्छा है कि आप डीड बनवा लीजिए, रजिस्टर्ड डीड रजिस्ट्रेशन ऑफिस के माध्यम से। अगर वह रजिस्टर्ड डीड पार्टीशन का बन जाता है, वो जो हमारा शेड्यूल है वह रजिस्टर्ड हो जाता है, तो फिर उसके बाद से सहमति नहीं रहेगी अंचल अधिकारी को। उसी के आधार पर में अंचल अधिकारी और जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई करेंगे। और इसको बिहार सरकार ने, हम लोगों ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी कभी कोई बैठक हुई तो उस क्रम में मतलब क्या कहते हैं उनका जो लोक संवाद होता है उस क्रम में उनके संज्ञान तक यह लाया गया कि अगर पार्टीशन के लिए के पर्पज से मतलब क्या कहते हैं डीड में फी को कम कर, मान लीजिए अपनी ही जमीन है, हम 20 बीघा जमीन का पार्टीशन करने जा रहे हैं, अब उसमें अगर 10 लाख रुपया लगेगा तो काहे कोई जाएगा अपनी ही जमीन। तो इसी के कारण यह हुआ कि हम लोगों ने यह रिक्वेस्ट किया कि इसको अगर खत्म कर दिया जाए फी को, फॉर मतलब कि पारिवारिक, अगर मान लीजिए सहमति से पार्टीशन के लिए कोई जा रहा है तो उसमें अगर तो मात्र आपको यह जान के खुशी होगी कि मात्र 100 रुपया उसको कर दिया गया है कि इतने ही रुपया क्या, तो वह यह भी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इसको माना और विधि विभाग ने इसको मतलब विधिक्षित होके यह प्रावधान कर दिया गया कि 100 ही रुपया के मत का ही स्टाम्प पेपर पर में आप जाएंगे तो डीड रजिस्टर्ड हो जाए, कोई फी आगे नहीं लगेगा। तो और उसके आधार पर कोई अगर म्यूटेशन के लिए पिटीशन देता है तो उसमें सबको आने की बाध्यता वह मान लिया जाएगा कि सहमति है इसमें, ठीक है। और नंबर 3 है कि कोई आदमी मान लिया आपस में विवाद है, 3 मतलब क्या कहते हैं जो को शेयर्स है बंटवारा का, तो वह चला जाएगा, मान लीजिए वो जाता है टाइटल सूट में, पार्टीशन सूट में सिविल कोर्ट जाता है, और वहां से अगर आदेश होता है तो ऐसे मामलों में भी आपको क्या कहते हैं पार्टीज को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो अदर इंग्रेडिएंट्स है उसके आधार पर में जो ऑर्डर है उसके लाइट में आपको दाखिल खारिज की कार्रवाई करना है।
अब इसमें यह अभी तक मैंने 5 इंस्ट्रूमेंट की चर्चा की है, तो इसमें आप क्लियर है कि कौन इसमें सादा होगा, कौन रजिस्टर्ड होगा। कोर्ट का आवेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट ऑर्डर का फोटोकॉपी लगा देगा, आवेदक अपना उस पर में हस्ताक्षर सब पेज पर कर देगा, वही उसी की मान्यता, उसी के आधार। और अंचल अधिकारी अगर चाहेंगे तो ओरिजिनल मांग के मिलान कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर रिकॉर्ड। वो आवेदक की चीज है, वो मतलब आवेदक उसका कस्टोडियन है, वही रखेगा। इसके बाद एक मतलब क्या कहते हैं 5 इंस्ट्रूमेंट की छठा इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा वह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक विल होता है कि कोई भी आदमी मतलब मरने के पहले एक विल करके जाता है कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो इसका उपभोग हम करेंगे, और मेरे मरने के बाद इसका उपभोग अमुक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करेगा, अमुक मंदिर मस्जिद करेगा, जो भी मतलब की स्थिति बनती है वह करिए, मेरा कोई नियर एंड डियर वंस करेगा। तो चूंकि कोई आदमी मर जाता है उसके बाद अब उसने विल लिखा कि नहीं लिखा, ये तो कंडीशनल रहता है कि मेरे मरने के बाद, और टाइम रहता है। अब कोई भी आदमी पिटीशन म्यूटेशन के लिए तभी देगा जब मतलब विल में जो यह कंडीशन है कि हम जब तक जिंदा है तब तक तो मेरे नाम से जमाबंदी रहेगी, हम ही इसका उपभोग करेंगे। तो कोई आदमी मर जाएगा, उसके बाद अगर मान लीजिए जाता है कोई आदमी विल लेके, कोई मतलब क्या कहते हैं फॉर्ज विल ही बना लेता है, उसको लेके जाता है कि मेरे नाम से विल लिख के गए थे, आप इसका दाखिल खारिज कर दीजिए। तो हम लोगों के लिए ही बड़ा अच्छा है, वह सेफ गार्ड है अंचल अधिकारी के लिए कि ऐसे मतलब क्या कहते हैं उनको किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है, किसी गलत काम वे नहीं कर पाए, मतलब उनको ऐसा नहीं हो कि अनजाने में कोई गलती हो जाए। तो इसी के कारण उसमें यह प्रावधान कर दिया है कि उसमें प्रोबेट की व्यवस्था है, और प्रोबेट होता है सिविल कोर्ट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। तो वह अगर प्रोबेटेड है, जुडिशियली उसको ऑथेंटिकेट कर दिया गया है, तो वैसे मामलों में दाखिल खारिज की कार्रवाई तभी करना है जब विल प्रोबेटेड होगा, वो जुडिशियली ऑथेंटिकेटेड होगा, तो जाके उसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई करना है। अब इसके अलावा किसी आदमी को भूदान का प्रमाण पत्र मिला है, किसी को जमीन की बंदोबस्ती का पर्चा मिला है, किसी आदमी को होम स्टीड प्रिविलेज पर्सन होम स्टीड टेनेंसी एक्ट के तहत उसको बासगीत का पर्चा मिला हुआ है अंचल अधिकारी के द्वारा। किसी अब मतलब क्या कहते हैं किसी मामले में भू अर्जन की कार्रवाई हुई है, सरकार के पक्ष में हो गया है, या पहले भू अर्जित था वो मतलब कि भू अर्जन हुआ डिनोटिफाइड हो गया और रैयत के पक्ष में चला गया, तो ऐसा कोई मामला बनता है। या इस प्रकार का किसी को हम जमीन खरीद करके देते हैं, कोई आदमी सिविल कोर्ट से डिग्री लेके आ जाता है, कोई आदमी लैंड एक्विजिशन का कागजात लेके आ जाता है, तो इन सभी कागजातों के आधार पर भी दाखिल खारिज की कार्रवाई करना है। इसमें भी रजिस्ट्रेशन की कोई बाध्यता नहीं है। भूदान के प्रमाण पत्र के बारे में है कि भूदान का प्रमाण पत्र कोई सादा भी लेके आ सकता है, मतलब जो उसको प्रमाण उसके आधार पर भी दाखिल खारिज हो गया। और उसमें यह भी प्रावधान उस एक्ट में कर दिया गया है कि कोई आदमी अगर उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसको कोई अथी नहीं लगेगा, कोई स्टाम्प फी और रजिस्ट्रेशन फी से उसको मुक्त कर दिया गया है। अब यह दिस इज अबाउट मतलब क्या कहते हैं सेक्शन 3 और रूल 3। अब मतलब सेक्शन 4 की हम चर्चा करेंगे, सेक्शन 4 और रूल 4 की हम चर्चा करते हैं आपके साथ में। उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि जितने डॉक्यूमेंट की बात मैंने कहा इससे अलग हट के मान लिया जाए किसी वह है कि अदर देन मतलब रजिस्टर्ड या मतलब वेरियस डॉक्यूमेंट्स, उसमें यह कह रहा है कि अगर आपको किसी भी मतलब क्या कहते हैं विधान किसी भी जगह से, ये तो पिटीशन की बात हो गई सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में यह कहता है कि कोई भी डिड रजिस्टर्ड होता है तो उसकी एक कॉपी आपको अंचल कार्यालय को चला जाएगा। वह है प्रपत्र 6 और 7, यह बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों प्रपत्र है। कहता है कि प्रपत्र 6 में इसकी सूचना रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जो आपके अंचल क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार हैं वे इसकी सूचना देंगे अंचल अधिकारी को, और उसके आधार पर में स्वतः सुओ मोटो अभिलेख संधारित होगा और म्यूटेशन की कार्रवाई होगी। और प्रपत्र 7 यह कहता है प्रपत्र 7 में कि इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अलावा जितने भी मतलब क्या प्राधिकार हैं डिसाइड, मान लीजिए बीएलटी के द्वारा कोई आदेश पारित होता है, हाई कोर्ट के द्वारा कोई आदेश पारित होता है, पहले तो भूमि विवाद निराकरण अधिनियम उसकी भी चर्चा है, लेकिन चूंकि भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के मोस्ट ऑफ द सेक्शंस को जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे उसको हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड घोषित इलीगल घोषित कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसीलिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। उसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं करना है। बीएल मतलब आज के डेट में बीएल उसके लिए विभाग ने आदेश भी निर्गत कर दिया कि बीएलडीआर एक्ट में अगर कोई डीसीएलआर के द्वारा आदेश पारित है तो उसके आधार पर में उसका कार्यान्वयन को भी स्थगित कर दिया गया, तो इसीलिए उसके आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं करना है। लेकिन बीएलटी के द्वारा कोई आदेश पारित होता है, कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा रिविजनल केस में
सीलिंग का रिविजनल केस हम उसमें आदेश पारित होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मान लिया जाए किसी आदमी को पर्चा मिला, एक्स जो लैंडलॉर्ड था वह आया यहाँ तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक रिविजनल केस में, और वह भी वहाँ भी वह हार गया, तो ऐसी स्थिति में उसका पर्चा बरकरार होगा ना, उसके आधार पर उसकी जमाबंदी मतलब क्या कहते हैं उसका दाखिल खारिज होगा ना। तो यही यह सेक्शन 4 कहता है, रूल 4 कहता है कि प्रपत्र 6 और 7 में आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस और अन्य कार्यालय, वह सिविल कोर्ट हो सकता है, वह हाई कोर्ट हो सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, वह बीएलटी हो सकता है, वह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, किसी भी जगह से कोई टाइटल सूट का में कोई आदेश पारित होता है, कोई पार्टीशन सूट में आदेश पारित होता है, कोई जिला भूअर्जन पदाधिकारी के द्वारा किसी जमीन का एक्विजिशन किया जाता है, तो किसी भी मामले में नेशनल हाईवे के लिए किसी जमीन का एक्विजिशन होता है, तो ऐसे स्थिति में वह नेशनल हाईवे के लिए जो जमीन एक्वायर्ड होगा तो उस जमीन का कोई दाखिल खारिज के लिए जाएगा तो उसके दाखिल खारिज की कार्रवाई करना है। किसी कोर्ट के आदेश के तहत प्रपत्र 7 में आपको इसकी सूचना होती है तो उसके आधार पर में भी सुओ मोटो दाखिल खारिज की कार्रवाई। यह नहीं कि जिसके पक्ष में ऑर्डर हुआ वह मतलब कि सर्टिफाइड कॉपी लेगा, वह आवेगा आपके पास, यह नहीं। बहुत अच्छा है, आपको ही करना है, रजिस्ट्री जो भी हुई उसके आधार पर आपको करना है। तो यह सभी है प्रपत्र 4 की बात है, मतलब क्या सॉरी सेक्शन 4 की बात है, रूल 4 की बात है, और इसमें प्रपत्र 6 और 7 एप्लीकेबल है। इसी दोनों प्रपत्र में आपको सूचना आएगी और उसके आधार पर में आपको दाखिल खारिज की कार्रवाई करना है। इसके बाद से मतलब क्या कहते हैं सेक्शन 5 है और रूल 5 है। इस दोनों ही में मतलब क्या जांच की बात कही गई है कि भैया किन किन बिंदुओं पर में जांच करेंगे, जांच प्रतिवेदन मतलब जांच किसको किसको करना है, कौन इसके प्राधिकार होंगे। तो इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मतलब आप जब रूल 5 पढ़ेंगे, रूल 5 का सब रूल 10 है जिसमें यह 10 पॉइंट लिखा हुआ है, 11वां अन्य लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि मोड ऑफ इंस्पेक्शन, क्या आपने किसी कागजात के आधार पर में जांच किया या फिजिकली स्पॉट पर जाके आपने जांच किया, जमाबंदी किसके नाम से चल रही है, खतियानी रैयत जमीन का कौन है, जमीन जो बेचा है वह विक्रेता का खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत से क्या रिश्ता है, किस कैपेसिटी में उसने जमीन को बेचा है। अगला पॉइंट है कि जमीन पर में कोई टाइटल सूट तो नहीं चल रहा है, कोई विवादित जमीन तो नहीं है। अगला पॉइंट है कि जमीन मान लिया जाए एक्वायर्ड तो नहीं हुआ है, मतलब भूअर्जन से मुक्त है। अगला पॉइंट है कि जमीन पर में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह कि जमीन पर में फिजिकल पोजेशन मतलब शांतिपूर्ण दखल कब्जा आवेदक का है कि नहीं है, इस जमीन की जमाबंदी कोई दूसरे आदमी के नाम से कहीं और तो नहीं चाहिए। ऐसा भी बहुत सारा मामला है, आप सुनते होइएगा कि एक ही जमीन की जमाबंदी एक से ज़्यादा लोगों के नाम से चल रही है, सरकार की जमीन है उसकी गलत जमाबंदी चल रही है। तो जमीन गैर मजरूआ आम खास तो नहीं है, जमीन का प्रमाण पत्र जो मिला है विधिवत है कि नहीं है। तो ये सभी बातें जो हैं इन सभी को मतलब क्या कहते हैं वह जांच प्रतिवेदन इन सभी बिंदुओं पर में जांच करके प्रतिवेदन हल्का कर्मचारी को, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 3 के तहत जो आदेश अंचल अधिकारी ने हल्का कर्मचारी को दिया, तो इन सभी बिंदुओं पर में उनको जांच करके अपना प्रतिवेदन देना है। अब अभी तक तो ये बिंदु लिखे हुए तो उनको हाथ से लिखना पड़ता था, अब जब ऑनलाइन हो गया है तो बहुत अच्छा हो गया है कि ऑनलाइन में म्यूटेशन में यह सभी पॉइंट हमने डाल दिया। इसका जो सॉफ्टवेयर बना था वह झारखंड में बना, रांची में बना, तो रांची हम गए हुए थे, विभाग ने हमको भेजा था 2 दिन के लिए, और वहाँ हमने सभी पॉइंट्स जो यह 10-11 पॉइंट है सबको हमने डाल दिया है। अधिकांश मामलों में हल्का कर्मचारी को हाँ या ना में उसमें लिख देगा, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। अब गैर मजरूआ आम खास नहीं है, रैयती है खतियान में, तो लिख देगा कि गैर मजरूआ आम खास नहीं है, पोजीशन शांतिपूर्ण है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो अगर कहीं पर मुझे लगता है हाँ यहाँ इसको लिखना पड़ेगा कि अगर खतियानी जमाबंदी रैयत ने अगर जमीन को नहीं बेचा है, कोई दूसरा ने बेचा है, तो उसको इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा कि भाई यह जो है वह किस कैपेसिटी में इसको बेचा है। मान लीजिए जमाबंदी मेरे फादर के नाम से चल रही है और हम लोग आपस में जमीन बांट के खेती कर रहे हैं, दाखिल खारिज नहीं करा है, लेकिन जो आपसी बंटवारा के तहत हमको जमीन मिली है 6 बीघा, उसको हम बेच रहे हैं और उसका दाखिल खारिज के लिए हम पिटीशन मतलब कोई आदमी जो खरीदा वह दिया, हमारे दोनों भाई को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका भी कहना है कि नहीं उन्हें अपने शेयर कर, तो दाखिल खारिज आपको करना है। यहाँ यह भी समझना है कि पंजाब और हरियाणा में जमाबंदी रैयत के द्वारा ही जमीन की बिक्री की जाती है, उसी के आधार पर दाखिल खारिज होगा। बिहार में वह बाध्यता नहीं है, जमाबंदी रैयत का होना बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ हम आपको कंक्लूसिवली यह बतलाना चाहेंगे कि जो जब भी आप कोई दाखिल खारिज का, और सभी पॉइंट्स तो बड़े सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 ठो हमेशा याद रखिएगा इन मतलब क्या कहते हैं सेम्बलेंस ऑफ टाइटल, कि जमीन कोई आदमी बेच रहा है, मान लीजिए विनोद कुमार झा के मतलब फादर के नाम से जमाबंदी है और रामेश्वर महतो ने जमीन को बेच दिया, तो सेम्बलेंस ऑफ टाइटल नहीं है उसका, तो इवन इफ की पोजीशन है दाखिल खारिज नहीं होगा। नंबर 2, सेम्बलेंस ऑफ टाइटल सपोर्टेड बाय पोजीशन,
सेम्बलेंस ऑफ टाइटिल है, हमने जमीन बेचा, लेकिन जिस आदमी ने खरीदा उसका दखल कब्जा नहीं है, तब भी सेम्बलेंस ऑफ टाइटिल को के होते हुए भी उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्ट यह कहता है कि दाखिल खारिज के लिए पोजीशन जो है वह मस्ट है। और माइनस टाइटिल सूट, तीसरा यह बड़ी जरूरी चीज है कि अगर कोई जमीन विवादित इस हद तक है, उस पर में टाइटिल सूट चल रहा है, उस पर में पार्टीशन सूट चल रहा है, तो ऐसे मामलों में भी दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं करना है। तो हमेशा दाखिल खारिज करने के लिए 3 शब्द को याद रखना है, सेम्बलेंस ऑफ टाइटिल, सपोर्टेड बाय पोजीशन, माइनस टाइटिल सूट, माइनस पार्टीशन सूट, मतलब सिविल कोर्ट में कोई भी मामला। तो इसको बेसिकली अगर रखेंगे तो और भी जो इंग्रेडिएंट्स है, सरकारी जमीन को तो हमको नहीं करना है, भूदान का प्रमाण पत्र मिला है तभी करना है। तो ये सभी बातों को देखते हुए आपने जांच किया तो क्या क्या सब पाया, क्या यह मतलब सीलिंग के सरप्लस के तहत किसी को मिला है तो उसका दाखिल खारिज करेंगे, उसका पोजीशन है। तो उस आधार पर में यह अलग अलग मतलब क्या कहते हैं विधा के तहत आपको दाखिल खारिज करने के लिए यह सभी बिंदुओं पर में जांच करके प्रतिवेदन देना है। और सॉफ्टवेयर में भी सबका प्रावधान किया हुआ है। जब भी मतलब कि आपको इसको देखेंगे तो अभी सभी पॉइंट लिखा हुआ है, हल्का कर्मचारी उसमें यह पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मतलब उसके अभी तो हम थोड़ा अलग हो गए उससे, लेकिन वो सभी पॉइंट डाले हुए हैं कि हल्का कर्मचारी की सुविधा के लिए और सभी पॉइंट्स कवर्ड भी हो जाए। अभी तक मान लिया जाए बहुत सारे अभिलेख देखने का मौका लगता था, 1 पॉइंट लिखा हुआ है, 2 पॉइंट लिखा हुआ है, बेसिक चीज नहीं लिखा हुआ है, जो सुविधाजनक लगा लिख दिया, किसी का दाखिल खारिज कराना है तो लिख दिया, वह उस चीज को छुपा लिया जो मतलब उसमें नहीं लिखना चाहिए था। तो इसी के कारण अब आज के डेट में ऑनलाइन में सभी पॉइंट्स डाले हुए हैं। मोर ओवर एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या होता था पहले या जब तक ऑफलाइन चल रहा था, एक ही दाखिल खारिज, मान लीजिए एक बार पिटीशन दिया, वह अस्वीकृत हो गया, तो यह तो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, जब एक बार अस्वीकृत हो गया तो वह जाएगा अपील में, लेकिन अंचल फिर 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद वह अंचल अधिकारी की हो सकता है कि किसी मामले में जानकारी न हो, लेकिन हल्का यह हम नहीं मानेंगे कि हल्का कर्मचारी को इसकी जानकारी नहीं रही होगी कि एक बार जब वह स्पॉट वेरिफिकेशन करके अपना रिपोर्ट दिया और दोबारा वही आदमी दे रहा है 6 महीना के बाद, 1 महीना उस जगह पर जाएगा तो उसको तो याद आ ही जाएगी कि हाँ हम आए हुए थे, लेकिन यह हो रहा था। तो यह जांच करके प्रतिवेदन, हल्का कर्मचारी को अपना जांच प्रतिवेदन देना है, अंचल निरीक्षक को उसको देखना है, अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के क्रम में अगर सभी बातें पाया जाता है कि नहीं सही है हल्का कर्मचारी का तो उसको ओके कर देंगे। और अगर उनको यह लगता है कि नहीं नहीं हमको खुद भी जांच करना है तो, और यह है प्रपत्र 9 में जांच प्रतिवेदन जो है वह मतलब क्या कहते हैं, सॉरी अंचल अधिकारी देंगे, और जांच प्रतिवेदन है प्रपत्र 13 में। तो जांच करके प्रतिवेदन प्रपत्र 13 में देना है, उसी पर में हम मतलब क्या कहते हैं अंचल निरीक्षक भी अपना प्रपत्र मतलब क्या कहते हैं 8 और 9 और 10 में अंचल अधिकारी ऑर्डर करेंगे कि जांच करके प्रतिवेदन दो, और प्रपत्र 13 में जांच प्रतिवेदन देंगे। और आम सूचना और खास, जब जांच करके प्रतिवेदन आ जाएगा तो फिर आम सूचना, और तभी ना डिसाइड होगा कि इसमें किसका किसका, अगर मान लीजिए खत जमाबंदी रैयत ने नहीं बेचा है तो जिसने बेचा है उसके परिवार में और कौन है, तो उसको खास सूचना यही होता है। प्रपत्र 11 और 12 जो है इस दोनों में आम सूचना और खास सूचना की व्यवस्था की गई है कि आम सूचना निकलेगा और खास सूचना जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स होंगे, मान लीजिए हमने जमीन बेचा, हमारे 2 और भाई हैं तो हमारे दोनों भाई को खास सूचना जाएगी कि भैया अमुक आदमी ने, विनोद कुमार झा ने अमुक खाता खेसरा और मौजा की जमीन को बेचा है, उसके दाखिल खारिज अमुक आदमी ने उसको खरीदा है, क्या आपको कोई आपत्ति है? अगर मेरे दोनों भाई चाहे तो लिख देते हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है, या टर्नअप ही नहीं होते हैं तो उसको मान लिया जाएगा जो, और 14 दिन का नोटिस होता है। ये भी हमेशा याद रखना है कि नोटिस का पीरियड 14 डेज है, उससे कम नहीं, 14 दिन का आपको मतलब क्या कहते हैं नोटिस जो होगा, नोटिस का टाइमिंग 14 दिन होता है। और इससे मतलब कि इस तरह से दाखिल खारिज में अपना जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना है। अगर अंचल निरीक्षक को यह लगता है कि नहीं जांच हमको किसी बिंदु पर में स्वयं करना है तो वे कर सकते हैं, वे डिफर हो सकते हैं हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन से। लाइकवाइज अंचल अधिकारी के पास जब जांच प्रतिवेदन आता है तो अंचल अधिकारी भी चाहे तो उससे सहमत होंगे, चाहे तो उससे किसी पॉइंट पर, हो सकता है 10 पॉइंट पर में, जैसा मैंने कहा 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट पर में जांच करके प्रतिवेदन है तो हो सकता है कि 9 पॉइंट पर वे सहमति है, 2 पॉइंट पर में उनको लगता है कि नहीं हमको खुद जांचना चाहिए, हमको स्पॉट पर जाना चाहिए, तो वे स्वतंत्र है, उनको इतना अधिकार है और उनका जो जांच है वही फाइनल होगा। हल्का कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन में जो बातें आई है उससे अगर डिफर करते हैं अंचल अधिकारी तो अगर पहले अंचल निरीक्षक डिफर करते हैं तो अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्रिवेल करेगा। अगर उससे भी डिफर करते हैं हल्का अंचल अधिकारी और उनके जांच के क्रम में कोई अन्य बात आती है तो जो अंचल अधिकारी अपने रिकॉर्ड में लिखेंगे
आदेश फलक में लिखेंगे वही प्रिवेल करेगा। हल्का कर्मचारी और अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन वहाँ गौण हो जाएगा, वह अपनी जगह पर, लेकिन अंचल अधिकारी का जो मतलब कि जांच के क्रम में जो तथ्य प्रकाश में आया वह उस पर में प्रिवेल करेगा। तो यह दिस इज ऑल अबाउट जांच प्रतिवेदन। इसमें अगर आपको कहीं कुछ लगता हो कि कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेक्शन 6 में चलते हैं और रूल 6 से लेकर 10 तक की चर्चा, मतलब सेक्शन 6 जो है उसका करस्पॉन्डिंगली रूल है 6 से लेकर 10 तक। अभी तक हम लोग 7 चल रहे थे, सेक्शन 3 रूल 3, सेक्शन 4 रूल 4, सेक्शन 5 रूल 5, और लेकिन 6 जो है इसके साथ साथ रूल जो है वह 6 से लेकर 10 तक इसको डील करता है सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 है डिस्पोजल। अब मान लिया जाए जांच हो गया, मतलब पिटीशन आ गया, जांच हो गया, सब प्रतिवेदन आ गए, तो इसके बाद से हल्का अंचल अधिकारी ने भी जांच लिया, सर्किल इंस्पेक्टर ने भी जांच लिया, आज के डेट में सर्किल इंस्पेक्टर राजस्व अधिकारी ने भी उसको जांच लिया, तो इस सब का जांच हो जाएगा तो फिर इसके डिस्पोजल की कार्रवाई होगी। तो डिस्पोजल के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप यह समझ लीजिए कि कोर्ट कैंप में अगर कोई मतलब आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उसके लिए 15+3 18 दिन का समय निर्धारित है। कोई आपके मतलब क्या कहते हैं रेगुलर कोर्ट में अगर कोई आदमी आता है दाखिल खारिज के लिए तो उसमें 18+3 21 दिन का समय निर्धारित है। और अगर मान लिया जाए किसी मामले में कोई विवादित मामला है, किसी में ऑब्जेक्शन पड़ गया है, तो ऐसे मामलों में 60+3 63 दिन का समय निर्धारित। अब हम आपको मतलब कि अलग अलग रूल की चर्चा करना चाहेंगे। रूल 6 जो है सेक्शन 6 के तहत जो रूल 6 है निष्पादन के बाबत, तो उसमें यह प्रावधान किया हुआ है कि दाखिल खारिज वादों का निष्पादन नियमित न्याय अंचल अधिकारी के नियमित न्यायालय में, जो भी पिटीशन आरटीपीएस के काउंटर पर पड़ा, अंचल कार्यालय में पड़ा, उसके आधार पर में जितने अभिलेख खुले और उसमें जांच करके प्रतिवेदन आ गया, उसका जो निष्पादन होगा वह अंचल अधिकारी के नियमित न्यायालय में होगा, वह नियम 6 के तहत होगा। अब इसमें यह बड़ा अच्छा कहा है, मतलब यह है कि अगर किसी मामले में मतलब क्या कहते हैं आम सूचना निर्गत होगा, खास सूचना निर्गत होगा, और उसके तहत आम सूचना और खास सूचना के तहत या ऐसे भी अगर किसी को जानकारी मिल गई है तो उसके तहत अगर कोई आदमी अपना ऑब्जेक्शन देता है तो ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी को, जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्शन के लिए भी टाइम शेड्यूल आगे कर दिया गया, हाँ सफिशिएंट कर दिया गया। तो अंचल अधिकारी चाहेंगे, मतलब उनको यह मैंडेटरी है उनके पार्ट में कि जब भी कोई ऑब्जेक्शन आवेगा तो एक तिथि का निर्धारण करेंगे और समय का निर्धारण करेंगे कि भाई हम 19 तारीख को 4 बजे से इसको सुनेंगे, हम 19 तारीख को 12 बजे से इसको सुनेंगे। तो ऐसे स्थिति में वह मतलब क्या कहते हैं नोटिस जाएगा, मतलब जो पिटिशनर है उसको भी, जिसने ऑब्जेक्शन दिया है उसको भी, और वे दोनों आदमी की उपस्थिति में, या ऑब्जेक्शन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो जो भी ऑब्जेक्टर्स होंगे सबको बुलाया जाएगा और सबकी उपस्थिति में उसकी जांच मतलब क्या कहते हैं उसकी सुनवाई होगी। जो भी पेपर्स कोई आदमी को देना चाहेगा वह पेपर अंचल अधिकारी को लेना है, पेपर की चर्चा अपने ऑर्डर शीट में करना, यह नहीं कि पेपर लिया और अभिलेख में लगा दिया लेकिन उसकी चर्चा ऑर्डर शीट में नहीं किया। सुने, जो भी पेपर्स आवेंगे, हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन आया है तो वह भी लिखाया है, ऑब्जेक्शन आया है तो वह भी लिखाएगा कि अमुक आदमी ने ऑब्जेक्शन दिया, इतने तारीख को जो निर्धारित तिथि को उसने कोई कागजात सबमिट किया अपने सपोर्ट में तो वह भी ऑर्डर शीट में आएगा। सभी बातें ऑर्डर शीट में आएंगी और अंचल अधिकारी उसकी विधिवत सुनवाई करके, अगर किसी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मान लिया जाए अंचल कोई आदमी जमाबंदी रैयत ने जमीन को बेचा है, क्रेता का दखल कब्जा है, जमीन रैयती है, कोई टाइटल सूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है, पोजीशन क्लियर है, तो ऐसे स्थिति में उसका निष्पादन अंचल अधिकारी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है तो उसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर न्यायालय में जिसमें ऑब्जेक्शन आवेगा उसमें सुनवाई करेंगे, उसको जो पेपर्स आवेगा, जो बातें प्रकाश में आएगी मतलब सुनवाई के क्रम में सबको मतलब अभिलेखबद्ध करेंगे और उसके आधार पर में आदेश में पारित करेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हम यह समझा देना चाहेंगे कि यह आपको किताब में नहीं मिलेगा, हमारा मतलब यह सोच है कि जब भी मतलब अविवादित मामले आते हैं वैसे मामलों में जिस दिन आप अंतिम आदेश पारित करते हैं उस दिन अंचल अधिकारी को 3 पैराग्राफ में, वह पैराग्राफ बहुत छोटा भी हो सकता है, 2 पंक्ति का, 4 पंक्ति का, 2 पंक्ति का, यह नहीं है कि 3 पैराग्राफ कहने का मतलब यह नहीं आप समझिए कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर, उसको जैसे कि मतलब क्या कहते हैं पहले पैराग्राफ में अंचल अधिकारी को, जिसमें कोई विवाद नहीं है, क्लियर कट मामला है, वैसे मामलों का अंचल अधिकारी को पहले पैराग्राफ में यह लिखना चाहिए कि हाँ अमुक आदमी ने पिटीशन दिया, जांच करके यह प्रतिवेदन आया, जिसमें मतलब क्या कहते हैं सभी बिंदु को स्पष्ट कर दिया गया है, कहीं न तो कोई विवाद है और न ही कोई टाइटल सूट है, जमीन मतलब क्या कहते हैं जमाबंदी रैयत ने बेचा है, जमीन पर क्रेता का पोजीशन है, और मतलब क्या कहते हैं नंबर 2 जो जांच करके प्रतिवेदन आया है उसका उल्लेख करेंगे, और तीसरे में हम इसको स्वीकृत कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लाइकवाइज जिन मामलों में आपत्ति आती है यह 3 पैराग्राफ में होगा। जो आपत्ति का होगा, जिन मामलों में आपत्ति आ जाएगी उसमें 5 में, जिस दिन आप फाइनल ऑर्डर लिखते हैं उसमें 5 पैराग्राफ आपको लिखना है। पहले पैराग्राफ में कि आवेदक कौन था और किस आधार पर में दाखिल खारिज का इसने, कौन है रादर मतलब आवेदक कौन है और किस आधार पर में दाखिल खारिज के लिए इन्होंने आवेदन पत्र दिया है, पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में यह लिखाएगा कि भैया मतलब क्या कहते हैं, आम सूचना जांच करके प्रतिवेदन आया, उसके लाइट में आम सूचना और खास सूचना का प्रकाशन किया गया, लेकिन ऑब्जेक्शन पिटीशन आया। तीसरे पैराग्राफ में यह लिखाएगा कि भैया ऑब्जेक्शन का क्या नेचर है और हमने उसको मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट डेट्स में मतलब तो उसको सुना, तीसरे और चौथे पैराग्राफ में। और 5वें पैराग्राफ में आपने ऑब्जेक्शन को मतलब क्या कहते हैं ओवररूल कर दिया या ऑब्जेक्शन के क्रम में आपने इसको अस्वीकृत कर दिया। तो क्या है आप देंगे है वह सही नहीं है, हम इसको स्वीकृत कर रहे हैं इवन इफ इनका ऑब्जेक्शन है या सस्टेनेबल नहीं है या ऑब्जेक्शन ऐसा है जिसमें तथ्य है, तो आप यही लिखेंगे कि भैया यह तथ्यात्मक है, इसमें यह सही पाया गया, तो इस कारण है इसको हम अस्वीकृत करें। आप स्वीकृत या अस्वीकृत जो भी कर रहे हैं उसका स्पष्ट उल्लेख आपका लास्ट पैराग्राफ में विथ रीजन होना चाहिए कि इस कारण से हम स्वीकृत कर रहे हैं, इस कारण से हम अस्वीकृत कर रहे हैं। या नहीं कि मान लिया जाए हम एडिशनल कलेक्टर बेतिया में थे, बगहा अंचल हमको जाने का मौका लगा तो वहां हम 50 रिकॉर्ड हमने उल्टाया, सब में यही लिखा हुआ था कि हल्का कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज को स्वीकृत किया जाता है, हल्का कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर में दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया जाता है। किसी भी ऑर्डर शीट में यह नहीं लिखा हुआ था कि किस आधार पर में हम इसको स्वीकृत कर रहे हैं, किस आधार पर हम इसको अस्वीकृत कर रहे हैं। तो इस ढंग का आदेश फलक नहीं होना चाहिए। अगर आप यह लिखेंगे तो फिर अपील में क्या चीज को चैलेंज करेगा, हल्का कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन नहीं ना अपील है, अपील में जाएगा, अपील में तो अंचल अधिकारी का आदेश न जाएगा। तो अंचल अधिकारी को अपना मतलब कि रीजनड ऑर्डर कहते हैं इसको, कि रीजनड ऑर्डर पारित करना है, कारण के साथ आदेश पारित करना है। तो यह है, यह आपका दिस इज ऑल अबाउट अंचल अधिकारी के नियमित न्यायालय में। दूसरा है मतलब नियम 7 में यह कहता है कि मतलब क्या कहते हैं शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज वादों का निष्पादन, जितने भी शिविर न्यायालय में वाद आते हैं वे सभी के सभी, जिसमें मतलब कि जैसा मैंने पहले क्या कहा, अगर जमाबंदी रैयत ने बेचा है, क्रेता का दखल कब्जा है, भूमि पर कोई विवाद नहीं है, कोई टाइटल सूट नहीं चल रहा है, सरकारी जमीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसी दिन उसका दाखिल खारिज कोर्ट कैंप में हो जाएगा, सेम डे जिस दिन वो पिटीशन देगा, उसी दिन वहीं पर में लोगों से सब कुछ पता कर लेना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसकी जांच कर लेना है, उसका निष्पादन कर देना है, शुद्धि पत्र उसको उसी दिन दे देना है। तो यह हो, और जिन मामलों में अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो वैसे मामलों में अगला शिविर कैंप, आप शिविर कैंप को देखे होइएगा तो अगले 15वें दिन सो उसी जगह करना है जहां आज हम कर रहे हैं, उसको अगले मंगलवार के अगला मंगलवार जो होगा एक मतलब गैप करके हम 15वें दिन उसी जगह जाएंगे, तो उसमें हम इस बीच में जांच कर लेंगे और उस कोर्ट कैंप में उसका निष्पादन करेंगे। लेकिन कोई ऐसा जटिल मामला होगा जिसमें कि उस मतलब हम 15 दिन में जिसका निर्णय नहीं करने की स्थिति में है, हमको जांच पूरा नहीं हो सका, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने नियमित न्यायालय में, और नियमित न्यायालय में उसकी सुनवाई करके 60 दिन और 63 दिन की जो बात है उसमें करेंगे। तो दिस इज अबाउट कोर्ट कैंप। कोर्ट कैंप में, और आज के डेट में जब ऑनलाइन म्यूटेशन की बात होगी तो अब जब भी हम कोर्ट कैंप करेंगे तो हम मतलब क्या कहते हैं इस कंप्यूटर के साथ वहां जाएंगे, उस सॉफ्टवेयर के साथ हम जाएंगे। यह नहीं कि वहां हमने कलेक्शन किया और मतलब क्या कहते हैं हाँ उठा के ले आया, जो नहीं भी कोर्ट कैंप में उसका उसी में दिखला के उसका निष्पादन कर दिया, ऐसा नहीं। अब आपको सॉफ्टवेयर के साथ ही जाना है वहां, तभी जाके मतलब ऑनलाइन, और वहां ऑनलाइन निष्पादन करने की व्यवस्था जो इसमें प्रक्रिया है उसके तहत वहां आपको ऑनलाइन निष्पादन की कार्रवाई करना है, पिटीशन लेने की कार्रवाई करना है। अब क्या कहते हैं अगला है मतलब नियम 8 है, जिन मामलों में कोई भी आदमी अगर आप मतलब कि दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर देते हैं, तो अभी तक दाखिल खारिज के एक्ट में नियमावली में यह प्रावधान किया है कि इसकी सूचना आपको आवेदक को देना है कि भैया आपने जो पिटीशन दिया था वह अस्वीकृत हो गया, इस कारण से 100 कारण आपको इसकी सूचना देना है। यह नहीं कि वो नकल लेगा तब उसको पता चलेगा कि क्या किस कारण से मेरा दाखिल खारिज अस्वीकृत हो गया, समझ रहे। तो यह है नियम 8 में यह बाध्यता है कि मतलब क्या कहते हैं आपको जब भी कोई दाखिल खारिज बात का आप निष्पादन करते हैं, अगर आप उसको अस्वीकृत करते हैं तो आवेदक की इसकी सूचना आपको देना, दैट इज मैंडेटरी। और इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं था तो हम लोगों ने इसका एक फॉर्मेट डिजाइन करके इस बार जो 2017 में जो मतलब दाखिल खारिज का जो अमेंडमेंट हुआ है एक्ट और नियमावली में, उसमें इसका एक फॉर्मेट भी डाल दिया गया है कि भैया यह प्रपत्र 14A में मतलब इसकी सूचना
उसको दे देना है, आवेदक को देना है। अब क्या कहते हैं, नियम 9 है कि जिन मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति, यह तो अस्वीकृति की बात हो गई, जिन मामलों में आप दाखिल खारिज अस्वीकृत करते हैं तो वैसे मामलों में आपको शुद्धि पत्र आपको निर्गत करना है। और शुद्धि पत्र की 4 प्रतियां होगी, उसमें एक प्रति नहीं होता है, अभिलेख के साथ रहेगा, एक आवेदक को देना मस्ट है। आवेदक को हर हालत में हम लोग सामान्यतः नहीं देते हैं, लेकिन आवेदक को जब भी दाखिल खारिज स्वीकृत हुआ तो एक कॉपी शुद्धि पत्र का उसको दे देना है। और क्या कहते हैं, एक कॉपी हल्का कर्मचारी अपने यहाँ गार्ड फाइल में रखेगा, उसी पर जमाबंदी चढ़ा के फिर यहाँ रिकॉर्ड में आवेगा और रिकॉर्ड में आगे लिखाएगा कि भैया जमाबंदी संख्या इतना कर दिया गया है, प्रारंभ कर दिया गया, तो दाखिल खारिज की कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी। तो यह है मतलब क्या कहते हैं। और उसके बाद से नियम 10 में यह लिखा हुआ है कि जिन मामलों में शुद्धि पत्र निर्गत हो गया, उस शुद्धि पत्र के आधार पर में नई जमाबंदी भी कायम हो जाएगी। पुरानी जमाबंदी अगर टोटल का टोटल बिक गई है जमीन तो खत्म हो जाएगा, नई जमाबंदी खुल जाएगी। एग्जैक्टली। अगर पार्टली जमीन बिक्री हुई है तो वहां से हटके पार्ट ऑफ द लैंड चला जाएगा, वह जमाबंदी रहेगी पार्ट ऑफ द लैंड का। तो यह है मतलब नियम 6, 7, 8, 9, 10 की बात है। अब मतलब क्या कहते हैं, सेक्शन 7 है और नियम 11 यह कहता है कि अगर कोई आदमी व्यथित होता है दाखिल खारिज अंचल अधिकारी के आदेश से तो वह जाएगा DCLR के भूमि सुधार उपसमाहर्ता का जो कोर्ट है वह दैट इज द अपीलेट कोर्ट इन दिस केस, वह अपील का न्यायालय, वहां जाएगा और दाखिल, और वहां क्या कहते हैं अभिलेख की मांग होगी सामान्यतः। तो वैसी स्थिति में आपको अंचल अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि संपूर्ण अभिलेख वे मतलब क्या कहते हैं इनको भूमि सुधार उपसमाहर्ता को उपलब्ध करा दें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता का यह दायित्व है कि यह जो एपिलेंट है उसको, और मतलब क्या कहते हैं जो पिटिशन जिसके नाम से वह स्वीकृत हुआ है उसको, स्वीकृति के अगेंस्ट में आया है तो जो अपील किया है वह और जिसके नाम से स्वीकृत हुआ, दोनों को एक समय और मतलब एक तिथि और समय निर्धारित करके उसको नोटिस करें। और उस नोटिस के तहत जो आता है और उसमें हियरिंग के क्रम में जो भी बातें प्रकाश में आती है उसके क्रम में वे अंचल अधिकारी के आदेश को निरस्त भी कर सकते हैं और आदेश को यथावत भी बनाए रख सकते हैं। अगर वे निरस्त कर देते हैं तो उनका यह दायित्व बनता है, या स्वीकृत भी करते हैं तो वह अभिलेख जो है अब इसको भेजेंगे अंचल अधिकारी को आवेगा। और अंचल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि अगर उन्होंने अस्वीकृत कर दिया है, निरस्त कर दिया अंचल अधिकारी का आदेश का तो फिर वह जमाबंदी जो खुले थी उसको समाप्त करके पूर्ववत कर दिया जाएगा। और एक चीज और भी बड़ा मतलब क्या कहते हैं, आप सर्वे में कर रहे हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने यह पाया है कि नालंदा जिला का 2-1 गांव का खतियान पब्लिश हुआ और उसमें उस गांव का जितना रकबा था उससे ज्यादा रकबा का खतियान बन गया। तो यह मतलब क्या कहते हैं, इसकी हम संभावना हमको लग रहा है कि वह इस कारण से हुआ कि जमाबंदी पंजी में जितना दाखिल खारिज हुआ उन मामलों में एक होता है कि जब मतलब पहले तो जमाबंदी को खत्म करना है या उसको घटाना है, नई जमाबंदी खोलना है। तो बहुत सारे मामलों में जांच के क्रम में यह भी पाया गया है कि नई जमाबंदी तो खुल गई, पुरानी जमाबंदी पूर्ववत रह गई, उसको घटाया नहीं गया। तो यह भी बहुत मतलब कि गंभीर चिंता का विषय है, बहुत गंभीर, इसलिए कि एक ही जमीन का एक आदमी रसीद कटवा रहा है और दूसरा आदमी पुराना मालिक भी रसीद कटवा रहा है। तो भविष्य में इसके लिए मतलब क्या करें, लैंड डिस्प्यूट का यह सब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब कारण है, इसको थोड़ा सा देखना है। और इसी तरह से अब मतलब क्या कहते हैं 7 और 8 में यह प्रावधान किया हुआ है, सेक्शन 8 और क्या कहते हैं नियम हो गया 12 में यह प्रावधान किया हुआ है कि अगर कोई आदमी DCLR के आदेश से व्यथित होता है तो वह अपर समाहर्ता के न्यायालय में जाएगा। रिवीजन बाद में, रिवीजन की शक्ति एडिशनल कलेक्टर को प्राप्त है। और फिर अगला नियम 13 और सेक्शन 9 में यह प्रावधान किया हुआ है कि जमाबंदी रद्दीकरण की बात है। बड़ा अच्छा, जमाबंदी को रद्द करने की बात है कि अगर मान लीजिए सामान्यतः किसी सरकारी जमीन की जमाबंदी खुल गई, कोई आदमी एक ही जमीन की 2 जमाबंदी चल रही है, तो इन सभी मामलों में मतलब क्या कहते हैं एडिशनल कलेक्टर को कोई पिटीशन प्राप्त होता है तब, या स्व विवेक से अगर मान लीजिए कि एडिशनल कलेक्टर किसी अंचल में जाते हैं और उनको इंस्पेक्शन के क्रम में वे पाते हैं कि भैया ये सरकारी जमीन की जमाबंदी गलत ढंग से किसी हल्का कर्मचारी ने खोल दिया, लगन काट दिया, तो ऐसी स्थिति में उनको किसी के पिटीशन की जरूरत नहीं है, न तो किसी के मतलब क्या कहते हैं किसी के आदेश की जरूरत है। वे स्वयं सुओ मोटो अभिलेख प्रारंभ करके अपने यहाँ और वैसी जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई करेंगे। उसमें उनको होगा तो अपना खतियान की कॉपी लेंगे, जमाबंदी की कॉपी ले लेंगे, फोटो कॉपी ले लेंगे, उसी के आधार पर में नोटिस कर देंगे। उनको लगता है कि नहीं सही जमाबंदी नहीं है
तो फिर ऐसे मामलों में उस जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई करेंगे। और वहां पर में हमेशा आपको यह याद रखना पड़ेगा, दो बेसिक सिद्धांत है कि 1146 के पहले अगर किसी गैर मजरूआ मालिक जमीन को बंदोबस्त मतलब रजिस्टर्ड पट्टा से कर दिया गया तो उसी के आधार पर में जो जमाबंदी खुली है वह मान्य होगा। या 1146 के पहले अगर सादा हुक्मनामा से जमाबंदी प्रारंभ मतलब क्या कहते हैं किसी गैर मजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती की गई है और उसका रिटर्न में भी उसका उल्लेख किया गया और 1954-55 से उसकी लगन रसीद कट रही है, तो इन दो मामलों में जमाबंदी रद्द एडिशनल कलेक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे मामलों ऐसे सरकारी जमीन की जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ यह इम्प्लाइड है कि 1146 के बाद जमींदारियों के वेस्टिंग होने के बीच में अगर किसी भूतपूर्व मध्यवर्ती ने जमींदारी के उद्देश्य को विफल करने के लिए, सरकार को घाटा पहुंचाने के लिए या अधिक कॉम्पेंसेशन प्राप्त करने के लिए 3 कारणों से अगर उसने किसी जमीन की बंदोबस्ती किसी के साथ कर दिया तो दैट इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। वह 4H के तहत पहले था, अब 4H की कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसी जमाबंदियों को एडिशनल कलेक्टर से मतलब क्या कहते हैं सेक्शन 9 ऑफ द म्यूटेशन एक्ट और रूल 13 ऑफ द म्यूटेशन रूल्स, इसके तहत उसके जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करेंगे। मोर ओवर अगर एक ही मतलब रैयती जमीन की 2 जमाबंदी चल रही है, 3 जमाबंदी चल रही है, तो वैसे मामलों में भी सुओ मोटो या आवेदन पत्र प्राप्त होने पर में वे उसको भी एग्जामिन करेंगे और वह अपने आदेश में पारित करेंगे कि भैया कौन सी जमाबंदी सही है, कौन सी जमाबंदी गलत है। गलत जमाबंदी को खत्म कर देंगे। लेकिन रैयती जमीन से विवाद से संबंधित मेरा मतलब कि यह व्यक्तिगत सुझाव यह है कि अगर रैयती जमीन में कोई विवाद हो तो वो पिटीशन आ जाए तो उसके आधार पर प्रारंभ हो तो अच्छा है, और सरकारी जमीन की अगर कोई जमाबंदी है तो एडिशनल कलेक्टर उसमें सुओ मोटो की कार्रवाई करें। तो यह दिस इज अबाउट मतलब क्या कहते हैं। और इस ऐसे मामलों में जमाबंदी रद्द करने की जो शक्ति है उसमें इसी सेक्शन और इसी रूल के तहत, इसमें कोई अलग सेक्शन नहीं दिया है और ना रूल दिया है, इसी मतलब 9 और 13 रूल 13 और सेक्शन 9 में ही यह दे दिया हुआ है कि अगर मतलब एडिशनल कलेक्टर के आदेश से कोई आदमी अगर व्यथित होता है तो वह आदमी अपील में जाएगा कलेक्टर के कोर्ट, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में। और कलेक्टर के आदेश से अगर कोई आदमी व्यथित होता है जमाबंदी कैंसिलेशन के मामले में तो वह डिविजनल कमिश्नर के यहाँ जाएगा रिवीजन के रूप मतलब क्या कहते हैं रिविजनल अथॉरिटी में है। तो यह दिस इज अबाउट मोटा मोटी यह मतलब क्या कहता है दाखिल खारिज का। अभी तक का अगर आपको क्लियर हो तो थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे ऑनलाइन म्यूटेशन का और थोड़ा अमेंडमेंट की चर्चा करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम मतलब क्या कहते हैं अब हम थोड़ा सा जो हम लोगों ने अमेंडमेंट किया है उसको समझ लें तो फिर हमारा जो ऑनलाइन है वो लेटेस्ट है तो उसमें थोड़ी सी चर्चा बहुत वही है, प्रावधान तो वही है, उसी के तहत करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो परिवर्तन है उसकी हम आपको संक्षिप्त में चर्चा कर देंगे। वह इसलिए कि सर्वे के परिप्रेक्ष्य में बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है। अब यह है कि 2017 में हम लोगों ने बहुत सारे इसके जो प्रावधान थे उसमें जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्शन 3 को अमेंड करके या टाइम सीमा था उसके लिए एक मतलब रास्ता निकाल दिया गया कि भैया 90 दिन के बाद अगर कोई हित अर्जित करता है जमीन पर में और 90 दिन के बाद कोई आदमी पिटीशन देता है तो वैसे के साथ अगर वो कंडोनेशन पिटीशन देता है तो समय मतलब उसमें क्षांत मान लिया जाएगा और क्या कहते हैं मेरिट के आधार पर में उसका निर्णय किया जाएगा। नंबर 2, पहले परपेचुअल लीज के आधार पर मतलब लीज के आधार पर में दाखिल खारिज की कार्रवाई नहीं करना था। तो आप यह समझ लीजिए कि लीज 2 ढंग का होता है। एक तो होता है कि किसी मतलब कि समय विशेष के लिए 30 साल के लिए 99 साल के लिए, एक होता है क्या कहते हैं एक लीज होता है परपेचुअल जो हम लोग 2014 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परपेचुअल लीज का प्रावधान निकाला है कि कोई सरकार की मतलब क्या कहते हैं छोटी मोटी योजनाओं के लिए अगर चाहे जो लैंड एक्विजिशन का रेट है मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड का 4 गुना पैसा देके हम परपेचुअल लीज में किसी जमीन को ले लेते हैं। तो अगर मान लिया जाए परपेचुअल लीज में सरकार ने 4 गुना पैसा भी दे दिया, परपेचुअल लीज में जमीन भी ले लिया, उसमें कंस्ट्रक्शन भी कर दिया, लेकिन अगर जो मतलब कि लीज दाता जो है अगर उसी के नाम से जमाबंदी चलती रह जाएगी तो भविष्य में वो दोबारा भी उस जमीन पर में कोई ना कोई पैसा उठा लेगा या बाद में कहीं मतलब क्या 40 साल 50 साल के बाद जाके कोई प्रॉब्लम उठेगा तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर ऐसा नहीं हो कि सिविल कोर्ट कोई दूसरा ही आदेश पारित कर दे। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने परपेचुअल लीज के आधार पर में दाखिल खारिज करने की बात इसमें डाल दिया है 2017 के। यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह सेक्शन कि इसमें यह डाल दिया है कि परपेचुअल लीज के आधार पर में सरकार या कोई रैयत जमीन अगर प्राप्त करता है जो परपेचुअल लीज की शर्त है तो वैसे मामलों में भी दाखिल खारिज की कार्रवाई की जाएगी। एग्जैक्टली। इसके बाद से एक यह प्रावधान था पहले वाले एक्ट में
ओरिजिनल एक्ट में यह है कि जो कोर्ट कैंप में, पहला कोर्ट कैंप में केवल पिटीशन लेना था और अगले कोर्ट कैंप में उसका निष्पादन करना था। लेकिन हम लोगों ने यह पाया कि यह सही नहीं है। जो एकदम अविवादित मामले हैं, सही मामले, अगर हम गाँव में चले गए तो कोर्ट कैंप का तो उद्देश्य यही ना है कि स्पॉट पर जाके उसका निष्पादन। तो हम अगर यह पाते हैं कि इसमें कोई विवाद नहीं है, सब लोग मतलब कि शिविर न्यायालय में जो गांव के लोग उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि, आम लोग, कि बतलाते हैं कि नहीं नहीं सही आदमी ने बेचा, सही ने खरीदा, दखल भी है, कोई केस भी नहीं है, तो हमको उसी दिन क्यों नहीं इसका निष्पादन करेंगे। तो हम लोगों ने उस मतलब कि इस प्रावधान को भी संशोधित करके यह कर दिया कि नहीं, पहला ही कोर्ट कैंप में हम अविवादित मामलों का निष्पादन करेंगे, जिसमें कोई विवाद होगा उसको हम अगले कोर्ट कैंप में लेंगे। मोर ओवर इसमें एक प्रावधान यह किया गया कि अभी तक तो लैंड एक्विजिशन चल रहा था पुराने लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। अब 2013 और 2014 1/1/14 से जो नया आपका प्रभावी हुआ है लैंड एक्विजिशन, तो यह हमारा जो एक्ट है वो 11 का है और नया जो लैंड एक्विजिशन का एक्ट है वो प्रभावी हुआ है 1/1/14 से। तो इसी के कारण नए लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो प्रावधान है उसके तहत जो मतलब जमीन का एक्विजिशन होगा उसका भी दाखिल खारिज होगा, उसका भी प्रावधान इसमें कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है कि नियम 8 के तहत जिन मामलों में दाखिल खारिज वादों को अस्वीकृत करते हैं वैसे मामलों में आवेदक को इसकी सूचना देने का है, तो उसके लिए भी फॉर्मेट इसमें डिजाइन करके इसका पार्ट बना दिया गया है। अब दो ठो और बड़े इंपॉर्टेंट इसमें जो सुधार किए गए हैं कि एक यह है कि हम लोगों की जमाबंदी पंजी जो है वह खास महाल मैनुअल का नियम 58 के तहत संधारित होता है। इसीलिए मतलब आपको केवल खास महाल यह है आपके सामने है, खास महाल मैनुअल मैंने लाया भी है। इसके नियम 58 को आप पढ़ेंगे, यह 53 का मतलब क्या कहते हैं खास महाल मैनुअल है। इसमें यह कहता है रजिस्टर 2 Instructions for writing of this register are given below. A separate page must be allowed for each tenancy. सभी टेनेंसी के लिए अलग अलग पृष्ठ संधारित होगा। और इसी यह जो खास महाल मैनुअल 1953 है उसके नियम 58 में जो प्रावधान थे इसी के तहत हम लोगों की जमाबंदी पंजी बनी। अब इसमें खास महाल मैनुअल में जो जमाबंदी पंजी का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में मेरा आज भी जमाबंदी पंजी संधारित मतलब कि हो रहा है या हुआ है। पता नहीं कितना हम लोगों ने जो ऑनलाइन दाखिल खारिज का किया उसमें नए फॉर्मेट सर्कुलेट किया और कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें डालिए और जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसको गैदर करके उसको इन कोर्स ऑफ टाइम हम लोग डालेंगे ताकि जमाबंदी मेरा पूर्ण हो सके। तो अस्वीकृति के मामलों में किस फॉर्मेट में आवेदक को सूचना देना है इसके लिए उसका फॉर्मेट डिजाइन करके इसमें डाल दिया गया। और जैसा अभी मैंने आपको कह रहा था कि 1953 का जो यह हम लोगों का खास महाल मैनुअल है उसके नियम 58 के तहत हम लोगों की जमाबंदी पंजी संधारित हो रही थी। वह यह कहने का इसलिए उद्देश्य बनता है कि आज भी जमाबंदी पंजी का 1973 का जो एक्ट था उसमें भी जमाबंदी पंजी के फॉर्मेट को डिजाइन किया हुआ है। 2011 का जो हमारा एक्ट है उसके नियमावली में भी जमाबंदी पंजी का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उलट के देख सकते हैं। मतलब समय बर्बाद होगा इसीलिए हम नहीं, मतलब समय की कमी है इसी कारण नहीं आपको उलट के दिखला रहे हैं। और सभी है मेरे पास में 73 का भी है, 2011 का भी है। तो लेकिन हमारी जमाबंदी पंजी 1953 का जो खास महाल मैनुअल में जो फॉर्मेट है उसी के आधार पर मैं संधारित हूँ। और इसमें सबसे बड़ी मतलब क्या कहते हैं इसमें क्या कमी रह गई या कि इस फॉर्मेट में खसरा नंबर का कहीं उल्लेख नहीं है, जमीन की चौहद्दी का उल्लेख नहीं है। अब इसके कारण आप सुनते होइएगा कि खाता नंबर नहीं है जमाबंदी में, खेसरा नंबर नहीं है जमीन का, चौहद्दी नहीं है जमीन का। अरे तो तब वो किस जमीन की जमाबंदी है? अब वह क्या कहते हैं मतलब कि ईफिल टावर के जमाबंदी है, पटना मार्केट की जमाबंदी है कि हथवा मार्केट। अगर खाता खेसरा नहीं है तो भाई उस मौजा में तो किसी भी जमीन की उस जमाबंदी को मान लीजिए। तो हमारा तो इसलिए इसको महसूस करते हुए 2017 का जो यह अमेंडमेंट हुआ है इसमें एक नए ढंग का मतलब नहीं होता है डिजाइन कर दिया गया फॉर्मेट। और वह बहुत साइंटिफिक बहुत सोच विचार के हुआ डाला गया कि भैया आपका दाखिल खारिज या खतियान के आधार पर में जब खतियान फाइनली पब्लिश हो जाता है तो आप मतलब क्या कहते हैं सर्वे ऑपरेशन के तहत आप इसी परिप्रेक्ष्य में समझिए कि जब खतियान फाइनली पब्लिश हो जाता है तो उसकी सेक्शन 11 में आप पढ़ेंगे, 11-12 में यह प्रावधान किया हुआ है कि वो इसकी एक कॉपी जाएगा अंचल अधिकारी को और अंचल अधिकारी के उसी के आधार पर में जमाबंदी पंजी को संधारित करेंगे। तो खतियान में तो सभी इंफॉर्मेशन है, खाता है, खेसरा है, रैयत का नाम है, चौहद्दी है, सब कुछ है। अब उसके आधार पर में अगर जमाबंदी खोल दिया जाता है तो उसका फॉर्मेट रहेगा तभी ना सभी इंफॉर्मेशन डाला जाएगा। तो हम सर्वे करवा रहे हैं, कल हो के 2 साल के बाद 1 साल के बाद हमको जमाबंदी पंजी नए सिरे से ड्रॉ करना है तो जिसमें मतलब खेसरा नंबर ही नहीं है
जिसमें क्या कहते हैं चौहद्दी ही नहीं है, तो जमीन को कैसे लोकेट किया जाएगा? एक खसरा में अगर मान लिया जाए 10 एकड़ जमीन है, आज के डेट में नहीं होता, टुकड़ा टुकड़ा लोग 5 डिसमिल 7 डिसमिल 12 डिसमिल लोग जमीन खरीदता है, बेचता है। अब कौन सा पार्ट किधर से खरीदा, किसकी कौन जमाबंदी है, पता नहीं चलता है। इसके कारण जमीन का मतलब क्या कहते हैं 40-50% विवाद इसके कारण केवल है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो 2017 का अमेंडमेंट हुआ उसमें जमाबंदी पंजी को रीडिजाइन कर दिया है। उसमें यह दे दिया है कि भैया यह खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, मौजा का नाम, अंचल का नाम, यह सब तो ऊपर ही रहेगा और डिटेल्स में रहेगा कि कितने जमीन की जमाबंदी है, खतियान के आधार पर बनी। अब उसके बाद से उस जमाबंदी में से कोई जमीन अगर बेचता है, आधा बेचता है, पार्टली बेच, मतलब 10 डिसमिल 100 मान लिया 100 डिसमिल की जमाबंदी है, 10 डिसमिल बेचा, तो उसमें से 10 डिसमिल कटेगा और वह चला जाएगा नई जमाबंदी में विथ ऑल इंफॉर्मेशन, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी सभी कुछ। और वहां जब जाएगा ताकि कल हो के कोई विवाद हो, किसी को जमीन को लोकेट करना हो कि यह जमीन कौन है, कहाँ हमने खरीदा, कहाँ हमने बेचा, तो वह लोकेट हो सके। तो इसीलिए जमाबंदी पंजी को रीराइट कर मतलब कि रीडिजाइन कर दिया गया है कि टोटल रहेगा, अगर बेचा तो अगले कॉलम में लिखा जाएगा 10 डिसमिल, खाता खेसरा के साथ में सब वह लिखा हुआ है। अगर खरीदा तो कॉलम 2 खाली रहेगा, तीसरे में उसने खरीदा तो उसका टोटल जितना और बैलेंस 4 भाग में उसको कर दिया गया। तो एक पेज, अब 2 पृष्ठ का जमाबंदी पंजी है, एक रैयत के लिए, एक टेनेंट के लिए, कि एक पेज में उसका डिटेल्स ऑफ द जमीन रहेगा और दूसरे पेज में उसका डिटेल्स ऑफ द रेंट रहेगा कि रेंट कितना है, उसका क्या कहते हैं मतलब 145% जो हमारा 50-50 25 और 20 का जो मतलब प्रोपोर्शन है परसेंटेज का, उस हिसाब से कितना हुआ टोटल, किस साल तक का पेमेंट किया, किस साल कितना बाकी है, ये सभी। तो ये सभी कुछ रहेंगे, तब ना कोई ऑनलाइन भी अपना देखेगा कि मेरा लगन कितना बकाया है। ऑनलाइन लगन भुगतान की बात है तो उसको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि उसका कितना लगन बकाया है, कितना लगन का वह पेमेंट करेगा, पार्टली करेगा, फुल्ली करेगा। यह भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए एक बार बहुत ज्यादा हो रहा है तो वह चाहे अब 73 से किसी का लगन है तो चाहे तो 73 से 90 तक का लगन पेमेंट कर देगा, फिर अगले 2 महीना के बाद 4 महीना जब उसको पैसा होगा तो 90 से 2018 का कर देगा। तो यह हमारा मतलब कि यह व्यवस्था इसमें ये अमेंडमेंट के तहत इसको रीडिजाइन कर दिया गया है। और यही आदेश हम लोगों ने जिस समय में जमाबंदी पंजी का कंप्यूटराइजेशन अंचलों में हो रहा था तो यही आदेश दिया गया था कि यह फॉर्मेट नया ले लो और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इसमें डाल दीजिए और जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसको हम लोग धीरे धीरे कलेक्ट करके इसमें डालेंगे। तो फिर तब जो सर्वे ऑपरेशन भी होगा तो उसमें भी मदद मिलेगी, क्लियर रहेगा कि कौन जमीन किसकी है, किस जमीन के का खाता हम किसके नाम से खानापुरी के स्टेज में खोलें। अब हाँ, अगर लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम लोगों ने अब पहला जो मतलब लगन रसीद का फॉर्मेट देखिएगा तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जो आज के डेट में तौजी और क्या कहते हैं खेबट, ये आज के डेट में प्रासंगिक नहीं है, जमींदारी से रिलेटेड है तौजी खेबट। तो इस सब को हमको ढोने, आज के डेट में बिहार सरकार जमींदार है, हमको जमींदारी तो है नहीं तो हम क्यों उसको ढोएं। तो इसी के कारण वह भी यह खास महाल मैनुअल के फॉर्मेट से अभी तक चल रहा है, उसको भी नहीं मतलब कभी आज तक बदला गया। तो यह जो अमेंडमेंट है उसमें लगन रसीद के फॉर्मेट को भी बदल दिया गया और लगन रसीद में इतना स्पेस कर दिया गया कि सभी खेसरा, अभी लगन रसीद के फॉर्मेट में खेसरा नंबर डालने का प्रावधान नहीं है, जगह ही नहीं है। तो 72 में यह भी आपकी, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि 72 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक आदेश निकाला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसमें यह लिखा हुआ है कि भैया जब तक मतलब कि नया लगन रसीद का फॉर्मेट डिजाइन नहीं होता है विभाग द्वारा, तब तक लगन रसीद के बैक पेज पर में आप डिटेल्स ऑफ द लैंड लिख दो। लेकिन उसको किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, 72 का है, कहाँ वो खो गया वह पत्र, वह किसी को पता नहीं है। मान लीजिए हम खोजते खोजते उसको खोज गए कि हाँ यह पत्र है, लेकिन वह पत्र मतलब कि आज के डेट में लोगों को पता नहीं है, ऐसा लोगों ने किया भी नहीं, उलट के एग्जैक्टली आज के डेट में नहीं। इसी कारण से लगन रसीद के प्रपत्र को ही बदल के और उसको आज के डेट में रिलेवेंट कर दिया गया कि सभी खेसरा का उसमें इंदराज रहेगा, जमीन का इंतराज रहेगा, लगन का इंतराज रहेगा, बकाया कितना है, पेमेंट कितना किया, कितना उसको देना और है। तो ये सभी बातों का उल्लेख, और जमीन लगन कौन दे रहा है, लगन देने की जमाबंदी रैयत के द्वारा लगन का भुगतान किया जाना बाध्यता नहीं है। तो लास्ट में उस फॉर्मेट के नीचे कि लगन का भुगतान किसने किया, मेरे नाम से जमाबंदी चल रही है तो मेरा पुत्र भी तो भुगतान कर सकता है ना, मेरा भाई भी उस लगन भुगतान कर सकता है। एनीबॉडी कैन पे, कि कोई आदमी अगर करता है तो उसका नाम लिखा जाता है कि लगन, लेकिन उससे किसी उसके मालकियत पर में, उसके राइट पर में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी के लिए यह प्रावधान, उसको भी हम लोगों ने रीडिजाइन कर दिया। तो यह हो गया, दिस इज अबाउट मतलब क्या कहते हैं
लगन रसीद या अमेंडमेंट, ये सभी बातें इसमें डाली गई है। अब क्या कहते हैं, अब हम थोड़ी सी चर्चा आपको ऑनलाइन लगान की कर देना चाहेंगे। ऑनलाइन लगान में यह प्रावधान किया हुआ कि जैसे अभी तक हम लगान मतलब क्या कहते हैं दाखिल खारिज का पिटीशन चाहे तो कोर्ट कैंप में लेते थे या आरटीपीएस के काउंटर पर, अब इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया गया कि कोई भी आदमी कहीं से भी, वह इंग्लैंड में अमेरिका में कहीं भी बैठे, उसका प्रोसेस के तहत वह आदमी अपना डिड को स्कैन करके और क्या कहते हैं ऑनलाइन भेज सकते हैं और ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए पिटीशन देगा और उसी के आधार पर में अंचल अधिकारी को दाखिल खारिज की कार्रवाई करनी है। मोर ओवर कोई आदमी अगर कोर्ट कैंप में भी आता है तो वहां भी उसका पिटीशन को उसी समय तत्क्षण उसको ऑनलाइन कर देना है। आपका जो मतलब कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो भी है होगा, कंप्यूटर जो ऑपरेटर होगा, उसका यह दायित्व होगा कि वह जो आप आके पिटीशन देता है वह देख लेगा कि हाँ सभी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि नहीं। डॉक्यूमेंट में जैसे एक चीज छूट गया, मतलब आपको मैंने अभी तक जो बताया कि अगर किसी मामले में मान लिया हमने जमीन बेचा किसी को, उसने बिना दाखिल खारिज कराए हुए जमीन को बेच दिया, तो यहाँ दर रैयत की बात आ गई। तो ऐसे स्थिति में आपका एक्ट यह कहता है कि जो दाखिल खारिज का ऐसे मामलों में जो पिटीशन देगा, सी ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी अगर पिटीशन दे रहा है तो उसको बी का डिड इसमें हाँ बी से तो उसने खरीदा और ए ने जो बेचा बी को वह डिड भी उसको, बी ने जो खरीदा वह डिड, बी ने जो बेचा, दोनों डिड उसको लगाना है। तो यह चीज अगर मतलब क्या कहते हैं इस ढंग से अगर सभी कागजात संलग्न किए गए हैं तो ऐसे मामलों में दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन उसको जो अंचल कार्यालय में भी आवेगा। ये नहीं है कि जो ऑनलाइन हुआ तो केवल लोग बाहर से पिटीशन अपना देगा, कोई भी आदमी अंचल कार्यालय में भी आएगा। हो सकता है कि उसको इतना रिसोर्सेस नहीं हो कि या उसको इतना ज्ञान नहीं हो कि वह ऑनलाइन पिटीशन दे, तो वह आवेगा हल्का मतलब कि अंचल कार्यालय में, और अंचल कार्यालय में भी वह पिटीशन देगा तो उसको भी आपका जो ऑपरेटर होगा उसको ऑनलाइन कर देगा और वह मतलब क्या कहते हैं उसको फिर वह पास ऑन कर देगा अंचल अधिकारी को। और अंचल अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि वे फिर जांच के लिए हल्का कर्मचारी को उसको पास ऑन कर देंगे उसके लॉगिन में, मतलब क्या कहते हैं ऑपरेटर के लॉगिन में आया और ऑपरेटर ने अपने लॉगिन से उसको ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ देख लिया कि ठीक है, उसको ट्रांसफर कर दिया अंचल अधिकारी के लॉगिन में। और अंचल अधिकारी फिर उसको यह हर एक मामलों में चाहे तो अंचल कार्यालय में आवेगा, चाहे तो ऑनलाइन आवेगा, चाहे तो कोर्ट कैंप में आवेगा, चाहे तो किसी न्यायालय से आवेगा सूचना के तहत ऑनलाइन, तो ऐसी स्थिति में सबको ऑनलाइन कर देना है और ऑपरेटर उसको अपने लॉगिन से ट्रांसफर करेगा अंचल अधिकारी के लॉगिन में। अंचल अधिकारी फिर उसको मतलब क्या कहते हैं हल्का कर्मचारी के लॉगिन में ट्रांसफर करेंगे विद दिस ऑर्डर कि भैया जांच करके प्रतिवेदन दो। और जैसा मैंने कहा कि हल्का कर्मचारी के लिए फॉर्मेट उसमें डाल दिया गया है और हल्का कर्मचारी उन सभी बिंदुओं पर में अपना जांच करके प्रतिवेदन देगा, फिर वह उसको ट्रांसफर करेगा अंचल मतलब क्या राजस्व अधिकारी जो सो कॉल्ड अंचल निरीक्षक है उनके लॉगिन में, और वे भी अपना देखेंगे सही है गलत है क्या करना है नहीं करना है, वह जांच प्रतिवेदन अपना उसमें इंसर्ट करेंगे, फिर उसको अंचल अधिकारी के लॉगिन में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद फिर जो प्रक्रिया जो मैंने कहा ऑब्जेक्शन होगा नहीं होगा, सही है गलत है, उस हिसाब से उसका निष्पादन अंचल अधिकारी करेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि पहले जैसे शुद्धि पत्र निर्गत होता था तो शुद्धि पत्र मतलब क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर से, अब हल्का अंचल अधिकारी तो कंप्यूटर जनरेटेड होगा ना, तो वहां तो कोई हस्ताक्षर करने का स्कोप नहीं है। इसी के कारण यह प्रावधान किया हुआ है कि जो शुद्धि पत्र जो निर्गत होगा वह अंचल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से, या अभिलेख में जो भी कार्रवाई होगी वह अंचल अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से, वह उन लोगों का सबका सभी राजस्व कर्मचारी का, सभी अंचल निरीक्षक का, सभी अंचल अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर यहाँ से बनवा के दिया गया है। तो हल्का मतलब क्या कहते हैं अंचल अधिकारी अपने डिजिटल सिग्नेचर से उसका निष्पादन करेंगे और उनके डिजिटल सिग्नेचर से ही शुद्धि पत्र जनरेट हो जाएगा। और जब शुद्धि पत्र तो और शुद्धि पत्र अगर कोई आदमी आवेगा अंचल कार्यालय तो अंचल अधिकारी का यह दायित्व है, शुद्धि पत्र प्रपत्र 14 में बनता है, तो 14 में जो शुद्धि पत्र जनरेट होगा उसको उसकी एक कॉपी वे आवेदक को उपलब्ध करा देंगे। आवेदक कहीं से भी उसको मतलब क्या कहते हैं डाउनलोड करके उसको प्राप्त कर सकता है शुद्धि पत्र को। और शुद्धि पत्र जब ही जनरेट हो जाएगा तो जमाबंदी भी इसमें एक खासियत है कि यह नहीं कि अब कर्मचारी जी के भरोसे है वो जमाबंदी बिना खोले हुए ही उसमें लिख दिया जमा शुद्धि पत्र में कि जमाबंदी संख्या इतना खोल दिए, घटाया भी नहीं, लिख दिया और लेके आपने अपना रिकॉर्ड में डाल दिया, अभिलेख की कार्रवाई बंद कर दिया। न उसने जमाबंदी खोला रैयत को तंग करने के लिए और न ही क्या कहते हैं वो मतलब जमाबंदी को घटाया, यह सब हो रहा था खेला। तो इसी के कारण इसमें ऑटोमेटिकली जमाबंदी जनरेट हो जाएगा, नई जमाबंदी। तो यह प्रावधान इसको थोड़ा सा मतलब कि स्मूथन करने के लिए
और इसको मतलब क्या सही ढंग से यह काम हो, इसके लिए कर देगा। मोर ओवर एक और भी हम लोगों ने इसमें किया, इंपॉर्टेंट यह काम किया क्या, और यह सब करने के लिए 3-4 चीज़ जो बड़े मतलब कि प्री रिक्विजिट्स से हुए थे कि सभी जमाबंदी पंजी का डिजिटाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, वह जब तक नहीं होता तब तक यह संभव नहीं था। अब आपको जान के मतलब कि खुशी होगी कि बिहार में 3,52,00,000 जमाबंदी एज ऑन डेट है, लगभग 52 प्लस है, 53 लाख कहिए कि मतलब क्या कहते हैं 3,53,00,000 जमाबंदी का डिजिटाइजेशन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मतलब तत्वावधान में सभी अंचलों का कराया गया है। वह काम पूर्ण हो गया है। फिर उसका वेरिफिकेशन हुआ जिसमें यह हम लोगों ने आदेश दिया था कि भैया जो कंप्यूटराइजेशन डिजिटाइजेशन हो उसका 100% हार्ड कॉपी से मिलान करेंगे राजस्व कर्मचारी, उसका 10% चेकिंग करेंगे मतलब क्या कहते हैं अंचल अधिकारी, और हायर ऑफिसर्स भी जाते हैं अंचल निरीक्षक के लिए। इसलिए बाध्यता नहीं दी गई कि अंचल निरीक्षक हमारे आज के डेट में मतलब मोस्ट ऑफ द अंचल्स खाली है, नहीं है, मात्र 3-4 ही अंचल में अंचल राजस्व अधिकारी हैं, इसीलिए उसके लिए कोई कोटा नहीं है। इसमें 10% को जांचना है अंचल अधिकारी को, और फिर हायर ऑफिसर भी अगर कभी अंचल जाते हैं तो उनको भी उसको मतलब क्या कहते हैं क्रॉस चेक करना है कि हाँ टेस्ट चेक करना है कि सही एंट्री हुई है कि नहीं। तो इस ढंग से उसकी एंट्री को सही कर देना है। फिर इसके बाद से वही डिजिटल सिग्नेचर उनका निर्गत होगा, और जब डिजिटल सिग्नेचर हो गया और डिजिटाइजेशन हो गया तो फिर इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें NIC के द्वारा हम लोग NIC को यह रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा अमुक अंचल का हम लोगों ने किया है, ऐसे करके उसका माइग्रेशन होता है उस सॉफ्टवेयर में। जो मेरा हमारी जमाबंदी जो डिजिटाइज है उसको जब हम माइग्रेट कर देंगे तभी फिर ऑनलाइन दाखिल खारिज हो सकता है। अदरवाइज अगर सब कुछ हमने कर दिया माइग्रेशन नहीं हुआ तो दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ये जो 4-5 है उसको हम लोगों ने पूरा किया है, और सभी 500 और यह मतलब क्या कहते हैं, और मोरओवर दाखिल खारिज का जो एक्ट में जो संशोधन हुआ 2017 में 11 के एक्ट में ऑनलाइन दाखिल खारिज का ऑनलाइन लगन वसूली का प्रावधान नहीं है। 2017 में जो संशोधन हुआ है उसमें ऑनलाइन दाखिल खारिज का ऑनलाइन लगन वसूली का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन इसमें यह लिखा हुआ है कि भैया राज्य सरकार अधिसूचित अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज ऑनलाइन लगन वसूली प्रारंभ करेगी। तो उसी के तहत आपको यू विल मतलब क्या कहते हैं आपको जानकारी के लिए कि हर एक मतलब अंचल को हम लोगों ने मतलब टुकड़ा टुकड़ा में किया कि मान लीजिए एक बार 45 अंचल को जो शहरी क्षेत्र का उसको कर दिया। फिर जैसे जैसे तैयारी लोगों से फीडबैक मिला कलेक्टर से, उस हिसाब से मतलब क्या कहते हैं हम लोगों ने उसको ऑनलाइन के लिए अधिसूचित किया, और आज के डेट में राजस्व के सभी मतलब राज्य के सभी 534 अंचल को ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। 534 अंचल को ऑनलाइन लगन वसूली के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। तो यही है इसमें मतलब क्या कहते हैं प्रक्रिया वही है, थोड़ा सा वही डिजिटल सिग्नेचर, ऑटोमेटिक जमाबंदी क्रिएशन, डिजिटल सिग्नेचर से शुद्धि पत्र निर्गत होना, फिर लॉगिन से यहाँ से वहाँ जाना, फिर सब कुछ सबके डिजिटल सिग्नेचर। हल्का कर्मचारी भी जो अपना जांच रिपोर्ट देगा वह उसके डिजिटल सिग्नेचर से आएगा। हल्का मतलब अंचल निरीक्षक का भी जांच प्रतिवेदन आएगा। और लेकिन अभी हम लोगों ने इसको हार्ड कॉपी भी मेंटेन करने का आदेश दिया है कि मान लीजिए आपका तो मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है, सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन हार्ड कॉपी इनिशियल स्टेज में मेंटेन किया जाए, ताकि अभी DCLR के कोड को हम लोगों ने कंप्यूटराइज नहीं किया है, तो वहाँ अगर कोई अपील होता है तो हमारा यह रिकॉर्ड वहाँ जाएगा कन्फर्म होगा तो एग्जैक्टली। तो यह मतलब अभी लेके या कुछ दिन देख लेता है कि यह पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसे अटैच हो जाएगा। हाँ हो मतलब इन कोर्स ऑफ टाइम हो सकता है कि इसको हार्ड कॉपी की व्यवस्था भी समाप्त कर दी जाए, ताकि वो जब उनको जरूरत हो अपना वो कॉल फॉर, अब अंचल अधिकारी को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं होगी, खुद भी उसको मतलब उस अभिलेख को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के लॉगिन से वहाँ चला जाएगा, उनके लॉगिन में चला जाएगा, तो उसके आधार पर मैं अपना निर्णय लेंगे में। तो ये सभी बातें मतलब क्या कहते हैं दिस इज ऑल अबाउट दाखिल खारिज का अमेंडमेंट, दाखिल खारिज का बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, दाखिल खारिज का ऑनलाइन, और जो अमेंडमेंट्स हुआ है उस सब की चर्चा मैंने की है। अगर आपको लगता हो कि कहीं कोई मतलब क्या कहते हैं कोई प्रश्न हो, कोई रिलेवेंट, तो हमको बताइए। विभाग के सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विनोद झा के द्वारा बिहार दाखिल खारिज नियम की सारी बिंदुओं पर चर्चा की गई। आगे भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की जो भी सर्वे संबंधित नियम नियमावली आएगा आप लोगों को समय से अपडेट दिया जाएगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।